हाय गाइस। आज हम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं। देखो देखो गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना हो, जैसे दो नंबर हैं, दो नंबर को हमें सम कराना है, तो सबसे पहले हम दो नंबर को इनपुट कराएंगे। फिर जो इनपुट कराने के लिए हम उनको इनपुट करा देंगे। इनपुट कराने के बाद फिर उन्हें हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा। दैट इज़ दो वेरिएबल लेंगे, उसमें हम दोनों नंबर को इनपुट कराएंगे। फिर प्रोसेस करने के लिए हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज num1 प्लस num2। दो नंबर हमने इनपुट करा दिए num1 num2 वेरिएबल में। फिर दोनों को हम ऐड करके जो भी आउटपुट आएगा उसे हम एक वेरिएबल जिसे हम ले लेंगे सम, उसमें हम इसे स्टोर करा लेंगे। फिर प्रिंट फंक्शन के द्वारा हम उस वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। दैट इज वेरिएबल के थ्रू उस वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम रियल लाइफ है, देखो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि टुडे कंप्यूटर्स आर all around us. We use them for doing various tasks in a faster and more accurate manner. For example, using a computer smartphone, we can book train ticket online. मतलब जैसे ट्रेन टिकट को हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रेन हैं, कौन सी ट्रेन की किस कंपार्टमेंट में हमें किस सीट को बुक करना है, कौन सी सीट अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना होगा, डिकम्पोज करना होगा अलग अलग। और डिकम्पोज करने के बाद फिर उससे इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम फिर उसे एनालाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम। दैट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या डिफाइन द प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है। चाहे आप उसे एनालाइज द प्रॉब्लम बोलो, चाहे डिफाइन द प्रॉब्लम बोलो, चाहे उसे आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम बोलो। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे एक एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना। एल्गोरिथम का मतलब होता है कुछ स्टेप जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और वो जो एल्गोरिथम है वो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी जाती है। फिर होती है कोडिंग, दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ये होती है कि जो कोडिंग की जाती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में की जाती है, जो कि हमारी कंप्यूटर मशीन उसे समझ सके। हालांकि वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि डायरेक्टली कंप्यूटर जो मशीन है वो समझ सके। कंप्यूटर तो वो बाइनरी डिजिट्स को समझती है, लेकिन उस लैंग्वेज को जो बाइनरी डिजिट है उसे हम नहीं समझते। इसीलिए हम जो है एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें उसे हम उसमें लिखते हैं हम किसी भी एल्गोरिथम को। फिर उससे कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके फिर उससे जो भी हमने कोड लिखा है, कोडिंग, उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसे हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। और इस प्रोसेस को हम बार बार टेस्ट करते हैं जब तक कि वो एरर हमारी पूरी तरह से दूर नहीं हो जाती। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। Suppose while driving, a vehicle starts making a strange noise. We might not know how to solve the problem right away. मतलब हम किसी भी व्हीकल को चला रहे हैं, उसमें नॉइज़ आ रही है, तो सबसे पहले हमारी क्या ज़रूरत होगी, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द नॉइज़ इज कमिंग। जो नॉइज़ है वो कहाँ से आ रही है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। इन केस द प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व नॉइज़ बाई अस, मान के चलो वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होती, तब हमें ज़रूरत होगी कि उस व्हीकल को लेके जाएँ मैकेनिक के पास। द मैकेनिक विल एनालाइज द प्रॉब्लम। मैकेनिक फिर देखेगा कि वो जो बाइसिकल है या जो मोटरसाइकिल है, जो भी मशीन है, उस मशीन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। दैट इज मैकेनिक विल एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज करेगा कि ये प्रॉब्लम की लोकेशन कहाँ है, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिफाइन करेगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ नॉइज, मेक ए प्लान, फिर एक प्लान बनाएगा अबाउट द वर्क टू बी डन एंड फाइनली रिपेयर द व्हीकल। फिर प्लान बनाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे भी सॉल्व करेगा। तो किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करेगा, ये जो प्लान बनाएगा, ये प्लान ही एक्चुअली एल्गोरिथम कहलाता है। फिर इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन निकल आता है। हालांकि उस सॉल्यूशन को फिर वो टेस्ट करके देखता है कि कहीं अब तो आवाज़ नहीं आ रही। यदि अब आवाज़ आ रही है तो फिर उसे रिफाइन करेगा, फिर उसे देखेगा कहाँ क्या कमी रह गई। तो जो काम हम
इस तरीके से एक बाइस्किल में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसे सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम या एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर हम डेवलप करेंगे एल्गोरिथम। देखो डेवलप एल्गोरिथम के बारे में क्या लिखा है, इट इज इसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम, एक कोड को लिखने से पहले हम एक सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब है कि हम अपनी भाषा में उसे लिखते हैं, जो भी हम अपनी भाषा जानते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर ए डिश। मान के चलो हमें कोई डिश बनानी, मान के चलो हम चाय बनानी है, कोई डिश बनानी है या फिर कोई ड्रिंक बनानी है, चाय वगैरह। तो चाय के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैन लेंगे, बर्तन लेंगे, फिर उसमें पानी रखेंगे और पानी रख के फिर हम गैस जलाएंगे, पानी को उबालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे, गैस जलाएंगे, पानी को उबालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसमें चाय की पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, नहीं चाय की पत्ती डालेंगे और उसे उबलने देंगे, अदरक वगैरह डालेंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे, लास्ट में फिर हम उसमें चीनी डालेंगे और उसे खूब खोलने देंगे, तब हमारी चाय तैयार होगी। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं। इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को हम ह्यूमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में लिख लेते हैं, तो वही एल्गोरिथम कहलाती है। तो वी स्टार्ट विद ए टेंटेटिव सॉल्यूशन। टेंटेटिव मतलब एक अस्थायी सॉल्यूशन हम प्लान करते हैं, एंड कीप ऑन रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। और उस एल्गोरिथम को हम बार बार रिफाइन करते हैं जब तक कि एल्गोरिथम इज एबल टू कैप्चर ऑल आस्पेक्ट ऑफ डिजायर्ड सॉल्यूशन। जब तक डिजायर्ड सॉल्यूशन के सभी आस्पेक्ट को कैप्चर नहीं कर लेती, तब तक एल्गोरिथम हम सुधार करेंगे। और सुधार गलती कैसे पता लगेगी, उस एल्गोरिथम में, उस सॉल्यूशन में हम डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट वैल्यूज़ को इनपुट करके फिर देखेंगे डिजायर्ड सॉल्यूशन को चेक करके कि डिजायर्ड सॉल्यूशन हमारी अपेक्षा के अनुरूप आ रहा है अथवा नहीं आ रहा, और यदि नहीं आ रहा तो फिर एल्गोरिथम में कुछ सुधार करेंगे। फिर बता रहे हैं कि मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल फॉर ए प्रॉब्लम। मतलब फॉर ए गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम इज पॉसिबल। सही बात है, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके। तो एल्गोरिथम का मतलब है सॉल्यूशन। वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। हम मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन को उसे सेलेक्ट करते हैं। द एल्गोरिथम इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.3। फिर जब हमने क्या कर लिया, डेवलप कर ली एल्गोरिथम, तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें कोडिंग करते हैं। दैट इज हमने अपनी भाषा में तो लिख ली, लेकिन हमारी भाषा को मशीन नहीं समझ सकती। दैट इज उस एल्गोरिथम को हम मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि वो डायरेक्टली मशीन की भाषा नहीं है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा या पाइथन, उसमें उसे कन्वर्ट करेंगे। फिर जो कोडिंग की है, फिर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा, जो प्योरली 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में। तो कोडिंग में करते हैं, आफ्टर फाइनलाइजिंग एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम। दैट इज जो भी हमने एल्गोरिथम लिखी है, एल्गोरिथम होती है एक सूडो कोड है और एक फ्लो चार्ट। मतलब जो भी एल्गोरिथम होती है उसका पिक्टोरियल फॉर्मेट ही कहलाती है फ्लो चार्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के एल्गोरिथम को हम कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही कोडिंग कहलाती है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द कोडिंग प्रोसीजर फॉलोड एंड डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन। दिस इज द हेल्पफुल व्हेन रिविजिटिंग द प्रोग्राम एट ए लेटर स्टेज। कोडिंग एक्सप्लेन डिटेल इन सेक्शन 4.8। मतलब जो कुछ भी हम कोडिंग करते हैं उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी हमें बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि भविष्य में जब भी हम देखेंगे कोडिंग को तो समझने में आसानी होती है। कोड बन के तैयार हो गया। अब कोड बन के तैयार हुआ है तो फिर उसे हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के दौरान, दैट इज मशीन में, कंप्यूटर में रन करने के दौरान या रन करने के बाद उस कोड में कुछ बग्स आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, वो चीज़ चेक करेंगे। देखो टेस्टिंग एंड डिबगिंग। द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर। प्रोग्राम जो क्रिएट किया गया है उसे टेस्ट किया जाना चाहिए वेरियस पैरामीटर्स पे। द प्रोग्राम शुड मीट द नीड्स
ऑफ द यूजर, उसे यूज़र की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहिए. इट मस्ट रेस्पॉन्ड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम. It should generate correct output for all possible inputs. In presence of syntactical errors, no output will be obtained. In case the output generated, in case software industry followed standardized testing methods, कुछ टेस्टिंग मेथड्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो करती है. लाइक यूनिट टेस्टिंग कोई कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, उनको यूज़ करके हम कोडिंग में देखते हैं कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, और डिफरेंट इनपुट्स दे के हम देखते हैं कि वास्तव में जो आउटपुट है वो हमारी नीड को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है. This is to ensure that the software meets all business and technical requirements and work as expected. The errors or defects found in the testing phase are debugged or rectified and the program is again tested. मतलब प्रोग्राम को हम तब तक टेस्ट करते हैं जब तक कि उस प्रोग्राम में दैट इज उस कोड में जितनी भी एरर्स हैं वो दूर न कर दी जाएँ, दूर ना हो जाएँ. दिस कंटिन्यूज टिल ऑल एरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कोड या प्रोग्राम बात है कि है. वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप, मतलब जब एक बार हमारा सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोग्राम दैट इज़ कोड डेवलप हो जाता है और टेस्ट हो जाता है तो डिलीवर किया जाता है यूज़र को. स्टिल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग कैन कम अप एंड नीड टू बी रिजॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब जब हमने सॉफ्टवेयर बना दिया वो खूब चेक कर लिया और हमने डिलीवर कर दिया एंड यूज़र को दैट कस्टमर को, उसके बाद भी उसमें समस्याएं आ सकती हैं. तो उन समस्याओं को फिर फोकस किया जाता है, उन्हें प्रोग्रामर जो कोडर होते हैं उनसे पहचान के फिर उन्हें रिजॉल्व करते हैं. ये जो चीज़ है वो मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन कही जाती है. दस इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूज़र, आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ यूज़र, इवन सर्विंग द रिक्वेस्ट फॉर एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ फीचर्स. मतलब कुछ सॉफ्टवेयर हमने बना के दे दिए, मतलब एक कंपनी ने या फिर एक टीम ऑफ डेवलपर्स ने बना के सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया. तो सॉफ्टवेयर को जो डिलीवर किया जा रहा है किसी कंपनी या किसी भी टीम ऑफ डेवलपर्स के द्वारा, तो उनके पास उसकी कंप्लेन आ सकती है कि इसमें ये चीज़ें हैं तो उसमें सुधार करो, या हो सकता है कि उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करो, तो फिर उस चीज़ में फिर मॉडिफिकेशन किया जाता है. अब बात आती है एल्गोरिथम क्या है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म एक्टिविटीज़ बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. मतलब हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप. कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है उनका. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मेकिंग ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होगा जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. राइडिंग ए बाइसिकल, वियरिंग ए टाई, solving a puzzle and so on. To complete each activity we follow a sequence of steps. For example, the steps required for an activity riding a bicycle. जैसे riding a bicycle के लिए हमें कुछ steps को follow करना होगा. फर्स्ट, remove the bicycle from the stand. सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंड से बाइसिकल को रिमूव करेंगे. फिर सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि सिट ऑन द सीट, लेकिन हो सकता है कि सिट ना करें, उससे पहले हम बाइसिकल को जो है उसकी ईयर वगैरह चेक करें, ब्रेक चेक करें, या फिर उसकी साफ़ सफाई करें. ये भी सेकंड स्टेप हो सकता है कि उसकी ईयर वगैरह चेक करें, ब्रेक चेक करें, साफ़ सफाई करें. थर्ड स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, सिटिंग ऑन द सीट और द बाइसिकल. थर्ड स्टेप में स्टार्ट पैडिंग, मतलब पैडल मारेंगे, पैडल. एंड फोर, यूज़ ब्रेक्स व्हेन एवर नीडेड. जब हमें ज़रूरत होगी तो ब्रेक का भी यूज़ करेंगे, फिर हम पैडल मारेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे. 5, स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन. हर प्रोग्रामर अपने अपने अनुसार किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से कर सकता है. दैट इज उसके जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. ये भी बात है. लेट अस नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. अब देखो कुछ एक अदर प्रॉब्लम है कि लेट अस नाउ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है. बात एक ही है. 2 नंबर्स का हमें एचसीएफ लेना है, तो कैसे लेंगे. स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम 2 नंबर को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे. फाइंड द नंबर्स विच कैन डिवाइड गिवन नंबर्स. सबसे पहले 2 नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है. सबसे पहले उन 2 नंबर्स को हम क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे. जैसे 45, 54. फाइंड द नंबर्स विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स. फिर तो देखो डिवीजर ऑफ 45 क्या है, देखो 1, 3, 5, 9, 15, 45. इसी तरह से 54 के.
फिर हम फाइंड करेंगे लार्जेस्ट कॉमन नंबर। लार्जेस्ट कॉमन नंबर इसमें क्या है देखो, तो 9 है, 9 से बड़ा तो है नहीं, तो 9 आ गया। तो इट इज़ क्लियर दैट वी नीड टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकॉम्प्लिश द टास्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे हम खाना बनाना है, कोई डिश बनानी है, चाय बनानी है, किसी भी राइडिंग करनी है बाइक वगैरह पर है या साइकिल पर, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम। ऑब्वियस सी बात है, एल्गोरिथम का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं वही एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम का मतलब ये है कि सिंपल सा सॉल्यूशन। तो ये प्रोग्रामर या कोडर राइट्स ए कोड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू सर्टेन टास्क आर डिजायर्ड एज डिजायर्ड। मतलब किसी भी मशीन से, दैट कंप्यूटर से जो काम हम कराना चाहते हैं, तो उस काम को कराने के लिए कुछ हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देने होंगे। उन स्टेप्स को उठाने के लिए, उन स्टेप्स को अगर कराने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे। यही इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस है, यही एल्गोरिथम कहलाता है। द कंप्यूटर देन फॉलोज द स्टेप्स रिटन इन द प्रोग्राम कोड, सो द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर्स ए रोड मैप ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिटन। सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक रोड मैप बनाएगा, प्लान बनाएगा, ठीक है। बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड, कोड को लिखने से पहले एक प्लान बनाएगा ना, वो प्लान वो अपनी भाषा में लिखेगा, उसी को हम एल्गोरिथम को कहते हैं। तो विदाउट राइट डाउन दीज स्टेप्स अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इनपुट, बिना इनपुट और बिना आउटपुट दिए। हाँ, ये भी बात ध्यान देने योग्य है। तो जब हम एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम की लिखते हैं, दैट है किसी भी प्रॉब्लम का जब भी हम सॉल्यूशन सोचते हैं, थिंक करते हैं, प्लान करते हैं, तो बिना इनपुट आउटपुट के करते हैं। हालांकि आउटपुट तो हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या डिज़ायर्ड आउटपुट हमें चाहिए, ये भी पता होता है, लेकिन इनपुट जो होते हैं उनको हम ध्यान में नहीं रखते ज़्यादातर। वो ज़्यादातर जो जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं, वो हम जब हम कोडिंग की टेस्टिंग करते हैं तब हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो बिना इनपुट और बिना आउटपुट के, आउटपुट तो हमें पता होता है, लेकिन बिना इनपुट के ही हम उससे एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। देयर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। Either of the methods can be used to represent an algorithm while keeping in mind the following. First, it showcases the logic of the problem solution excluding any implementation details. मतलब फ्लो चार्ट और सूडो कोड दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है देखो, फ्लो चार्ट का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ये फ्लो चार्ट है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट है डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस। इसमें कुछ डायग्राम होता है जो बॉक्सेस से, डायमंड से एंड अदर शेप्स होती हैं उसके द्वारा, और कनेक्टेड बाय एरोज ये होती हैं। ये शेप रिप्रेजेंट्स स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन प्रोसेस एंड द एरो रिप्रेजेंट द ऑर्डर, ये लिंक। एरो के द्वारा हम लिंक को दर्शाते हैं, ऑर्डर को अमंग द स्टेप। दे आर स्टैंडर्ड सिम्बल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स। अब देखो इस तरीके से ये है, एक रेक्टेंगल है जिसके द्वारा हम प्रोसेस को दर्शाते हैं। स्टार्ट एंड को, ये देखो ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये इसकी जो कॉर्नर है वो राउंड है, इसके द्वारा हम स्टार्ट एंड को, प्रोसेस को हम रेक्टेंगल से। डायमंड मतलब एक स्क्वायर है जो इस तरीके से है, डायमंड टाइप का है ये, इसके द्वारा हम, इस शेप से हम डिसीजन को, और एक पैरेललोग्राम शेप है, इसके द्वारा हम इनपुट आउटपुट को शो करते हैं। और लिंकिंग, जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उनके बीच में लिंकिंग को शो करने के लिए हम एरो साइन का यूज़ करते हैं। देखो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि स्टार्ट एंड को हम इस सिंबल से, इस सिंबल का नाम है टर्मिनेटर। रेक्टेंगल शेप से हम एक्शन सिंबल बोलते हैं इसे। और ये डिसीजन वाला सिंबल है इस तरीके से, देखो स्क्वायर शेप है, या फिर इसे हम डायमंड शेप भी बोलते हैं। इस डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट जनरली ए येस और नो, या ट्रू और फॉल्स question is asked, and based on the answer the path gets split into two branches. Input output को पैरेललोग्राम के द्वारा, also called डेटा सिंबल भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट को डेटा सिंबल, इसे पैरेललोग्राम शेप इज यूज्ड। सॉरी। और जो एरो साइन है ये कनेक्टर है,
एज ए टू शो द ऑर्डर ऑफ फ्लो बिटवीन शेप्स के बीच में जो ऑर्डर ऑफ फ्लो है उसकी डायरेक्शन को दर्शाता है। चलो अब हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं प्रोग्राम में। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक नंबर का स्क्वायर निकालना है, इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखनी है। देखो, बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, एल्गोरिथम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है और क्या प्रोसेस करनी होगी। तो वो इनपुट क्या होगा, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मतलब स्क्वायर निकालना है किसका, एक नंबर का। दैट इज हमें इनपुट देने की क्या जरूरत पड़ेगी, एक नंबर को। तो इनपुट में क्या करेंगे, नंबर हुज स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। आउटपुट क्या है, जो क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर आउटपुट आ गया। तो इनपुट आउटपुट पता लग गया। अब इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा, क्या प्रोसेस करनी होगी, क्या सॉल्यूशन होगा। तो प्रोसेस क्या होगी, हम स्क्वायर निकालना है उस नंबर का। तो ये तो बहुत ही छोटी क्लास में, क्लास 6, 7, 8 में सिखा दिया जाता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उस नंबर का उसी नंबर में वन टाइम हम मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर निकल आएगा। तो प्रोसेस में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द इनपुट नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ टू गेट इट्स स्क्वायर। मतलब उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ सिंगल टाइम, केवल एक बार उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ सिंगल टाइम। बस ये हमने सिंपली लिख लिया। अब एल्गोरिथम जो लिखेंगे वो क्या होगी, एल्गोरिथम अब देखो यहाँ स्टेप्स इस ऐसे लिखेंगे। ऊपर तो हमने सिर्फ पहचाना है कि इनपुट आउटपुट क्या है और प्रोसेस। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे नंबर को, इनपुट ए नंबर, और जो इनपुट किया है नंबर को उसे हमें कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। वो स्टोर कहाँ कराएंगे, किसी न किसी वेरिएबल में। तो इनपुट किया है नंबर एंड स्टोर इट टू नम वेरिएबल। फिर स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, ऊपर हमें पता लग गया कि उस नंबर को उसी नंबर में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज कंप्यूट, वो जो नंबर है किस वेरिएबल में डाला है, नम में, तो कंप्यूट नम इनटू नम, नम में नम को मल्टीप्लाई कर दिया एक बार। फिर अब जो हमने सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आया नम इनटू नम दैट इज स्क्वायर, उसे भी स्टोर कराने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने फिर एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, इसका नाम दे दिया स्क्वायर एंड स्टोर इट इन स्क्वायर। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे इस स्क्वायर वेरिएबल को, दैट इज प्रिंट करेंगे स्क्वायर को, दैट इज स्क्वायर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। बस, तो किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालने के लिए हमें 3 स्टेप लेने हैं। कौन कौन से स्टेप हैं, ये हमने एल्गोरिथम में लिख लिया है। एल्गोरिथम का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो स्टेप फर्स्ट, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू ए वेरिएबल दैट इज नम। स्टेप सेकंड, कंप्यूट नम इनटू नम in order to find the square and store it in square variable। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्क्वायर को, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अब हम क्या करते हैं कि इसी एल्गोरिथम को क्या करेंगे, इसी एल्गोरिथम का हम पिक्टोरियल फॉर्म जो बना देंगे वही फ्लो चार्ट हो जाएगा। देखो, द एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली, इसे पिक्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल की जरूरत पड़ेगी। वो सिंबल कौन कौन से वो बता दिया आपको। एक टर्मिनेटर सिंबल है, स्टार्ट एंड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो दिखा दो फ्लो चार्ट में, वो अच्छी बात है, लेकिन दिखाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है स्टार्ट एंड को दिखाओ। प्रोसेस को रेक्टेंगल शेप से, डिसीजन को डायमंड शेप से, पैरेललोग्राम के द्वारा इनपुट आउटपुट को, और डिफरेंट शेप्स के बीच में लिंकिंग को एरो शेप से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटर स्टार्ट से चालू करेंगे। फिर हमने क्या किया था, पहला स्टेप इनपुट द नंबर, इनपुट किया हमने वेरिएबल नम। फिर प्रोसेस किया, देखो जो इनपुट आउटपुट है हम पैरेललोग्राम से देंगे। देखो पैरेललोग्राम शेप से, इनपुट क्या है नम, आउटपुट क्या है स्क्वायर, दोनों ही हमने पैरेललोग्राम शेप में ली। जो प्रोसेस है वो किस शेप के द्वारा हो रही है, रेक्टेंगल से, देखो ध्यान से ऊपर। तो प्रोसेस जो हमने की है कंप्यूटेशन वो क्या है, नम इंटू नम, उसे हमने असाइन करा दिया नम इंटू नम करके, जो भी आउटपुट आएगा उसे असाइन करा दिया स्क्वायर वेरिएबल में। फिर हमने
840 प्रिंट स्क्वायर कर लिया, बस दैट्स ऑल। आप चाहो तो ये टर्मिनेटर जो सिंबल है स्टार्ट स्टॉप इसे नहीं लिख सकते, इसे चाहो तो लिखो, न चाहो तो मत लिखो, सीधे यहाँ से चालू कर सकते हो इनपुट सिंबल से, इनपुट ना स्क्वायर नाम इनटू ना प्रिंट स्क्वायर, बस 3 लाइन लिखनी है हमें, हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो चार्ट होगा। अब एग्जाम्पल है दूसरा, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइट बल्ब। अब देखो इस वाले फ्लो चार्ट में हमने टर्मिनेटर सिंबल का यूज़ किया है, स्टार्ट एंड वाला, प्रोसेस का यूज़ किया है, पैरेललोग्राम का यूज़ किया है और एरो का भी यूज़ किया, लेकिन हमने डायमंड शेप या डिसीजन वाली ये यूज़ नहीं की। अब अगले फ्लो चार्ट में इस डायमंड शेप का यूज़ करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिसीजन के लिए, डिसीजन काम है, इसका फंक्शन है। देखो किसी भी ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए नॉन फंक्शनिंग ऑफ लाइट बल्ब। हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो काम नहीं कर रहा, तो काम न करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जरा सोचो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ गाइस, अब हम इसे देखते हैं कि हाँ हमारी प्रॉब्लम ये है कि फ़्लो चार्ट हमें बनाना है, दैट है एक एल्गोरिथम लिखनी है या फ़्लो चार्ट बनाना है सॉल्व करने के लिए कि हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो काम नहीं कर रहा, दैट इज़ वो जल नहीं रहा। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब के न जलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब तक जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है जिस सर्किट के थ्रू, उस सर्किट में करंट ही फ्लो ना हो रहा हो। उस करंट फ्लो न होने के 2 कारण हैं, या तो वो स्विच ही ऑन ना हो, वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि वो बल्ब में ही कुछ खराबी हो, या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि स्विच में भी कोई ख़राबी नहीं है, बल्ब में भी ख़राबी नहीं है, बल्कि स्विच और बल्ब के बीच में जो सर्किट है उस सर्किट में ही बीच में कहीं ख़राबी है। तो 3 कारण हो सकते हैं, हमें तीनों जगह चेक करनी पड़ेंगे। दैट इज़ हमें जो डिसीजन है वो डिसीजन बॉक्स हमें मल्टीपल चाहिए। पहला डिसीजन बॉक्स देखो यहाँ पे क्या है, ये है कि क्या बल्ब हमारा स्विच ऑन है, क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो स्विच है क्या वो ऑन है, ये चेक करेंगे। देखो इज़ द बल्ब स्विच ऑन। दूसरा ये है कि क्या हमारा जो बल्ब है वो जल गया है, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो जल गया है, यदि जल गया है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे। यस, देखो रिप्लेस द बल्ब, नहीं तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, क्योंकि हम इससे पहले ये भी चेक कर चुके हैं ना कि यहाँ पर जो स्विच ऑन है और वो बल्ब जला भी नहीं है, दैट इज बल्ब सही है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं सर्किट में कमी है, बीच में कहीं कमी है, क्योंकि ना तो बल्ब भी सही है और स्विच भी ऑन है, इसका मतलब बीच में कहीं कमी है। तो देखो स्टार्ट और स्टॉप वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चाहो तो यहाँ से चालू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्विच को देखेंगे, स्विच ऑन है अथवा नहीं, पूछेंगे क्वेश्चन। तो स्विच ऑन है तो आगे बढ़ेंगे, स्विच ऑन देखो आगे, नहीं है तो स्विच को ऑन करेंगे। फिर हम बल्ब को चेक करेंगे, क्या बल्ब हमारा सही है। बल्ब ऑन का मतलब वही है कि बल्ब हमारा सही है, हेल्दी है कि नहीं, जला तो नहीं है। कि बल्ब हमारा जल गया है तो हमें रिप्लेस करेंगे बल्ब को, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बल्ब जल जाएगा, मतलब बल्ब रोशनी देने लग जाएगा। और यदि बल्ब जला नहीं है, दैट बल्ब सही है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। अब इलेक्ट्रिशियन को हम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि न तो हमारा बल्ब जला है, दैट बल्ब सही है, और स्विच भी हमारा ऑन है, इसके बावजूद भी बल्ब रोशनी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सर्किट है बीच में, बल्ब और स्विच के बीच में कहीं ना कहीं कमी है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो डिसीजन बॉक्स हैं वो कितने यूज़ हो गए हैं, 1 2, ये यहाँ पे 3, और 3 क्या हुआ एक्चुअली, ये इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शा दिया गया है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। अब बात आती है सूडो कोड की, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है एग्जाम्पल में 4.2, क्योंकि डिसीजन वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ रहा है, और डिसीजन के बेस पे ही देखो ये सिलेक्शन ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो सूडो कोड क्या होता है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो सूडो कोड का मतलब क्या होता है, सूडो कोड, अब देखो सूडो कोड क्या होता है, ये सूडो कोड इज अनदर
वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। मतलब सूडो कोड के द्वारा हम क्या करते हैं, सूडो कोड भी एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। जिस तरीके से फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, पिक्टोरियल फॉर्म में, इसी तरीके से सूडो कोड है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू राइट द एल्गोरिथम। इट इज़ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन पर्टिकुलर ऑर्डर। एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है इंस्ट्रक्शन का दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो, कंप्यूटर को दैट ए मशीन को फॉलो करना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्डर में। इट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कांट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय मशीन। मतलब सूडो कोड को डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, दैट एग्जीक्यूट नहीं करती। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग सूडो कोड। सूडो कोड के लिए कोई स्टैंडर्ड भी नहीं होता। और जो द वर्ड सूडो मीन्स होता है नॉट रियल, दैट इज सूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। ये रियल कोड नहीं है, दैट इज कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में रियल कोड नहीं है, हमारे कंटेक्स्ट में तो है। दैट इज हम अपनी भाषा में अपनी समझने के लिए इस चीज़ को लिख लेते हैं सूडो कोड, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा। ठीक है। और इस सूडो कोड के लिए फॉलोइंग आर सम फ्रीक्वेंट यूज्ड कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग द सूडो कोड। सूडो कोड लिखने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं। पहला क्या है, देखो इनपुट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूट, कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। इनपुट, और देखो आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट, यहाँ पे कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं दे रखा, आउटपुट की ज़रूरत होगी। देखो आउटपुट को हम किसके द्वारा शो करेंगे, प्रिंट के जरिए, और इसी बात है। तो इनपुट कीवर्ड, कंप्यूट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड, इंक्रीमेंट कीवर्ड है, डिक्रीमेंट, इफ और एल्स, इफ एल्स, व्हाइल, लूप, ट्रू एंड फॉल्स, ये कुछ कीवर्ड हैं जिसके द्वारा हम सूडो कोड लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हम दो नंबर्स का सम निकालना चाहते हैं। अब दो नंबर्स का सम निकालने के लिए हम क्या क्या करना होगा, और जो कुछ भी करेंगे, दैट इज जो कुछ भी हम करेंगे वो हम कैसे करेंगे, मतलब सम हम कैसे निकालेंगे, जो कैसे वाला चीज़ है वो सॉल्यूशन में आएगी, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और उस एल्गोरिथम को हम सूडो कोड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी। और यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों ही बता दो। बहुत अच्छी बात है। दो नंबर का हम सम निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है दो नंबर हमें इनपुट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो सूडो कोड फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी, सबसे पहले हम इनपुट कीवर्ड का यूज़ करेंगे num1, पहला नंबर इनपुट कराएंगे num1 वेरिएबल में, फिर दूसरा इनपुट num2, फिर कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट क्या करेंगे, दोनों का सम निकालना है, तो num1 प्लस num2, क्योंकि सम कराने के लिए ऑपरेटर क्या चाहिए, प्लस। वो कहता है माइनस कराओ तो माइनस ऑपरेटर करते, डिवीजन कराने क्या था, डिवीजन करते, प्लस की कह रहा था प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद जो कुछ भी आएगा आउटपुट, उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक नया वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, तो कंप्यूट रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, रिजल्ट में उसे स्टोर कर लिया। फिर हम प्रिंट कर देंगे क्या, उस रिजल्ट को, दैट इज उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की गई है num1 प्लस num2 करके, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा सूडो कोड हो गया। तो सूडो कोड में सिंपली कितनी लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 4, 4 हैं। तो ये हमारा सूडो कोड हो गया, सिंपल है। अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, टर्मिनेटर वाली जो सिंबल हैं ये स्टार्ट और स्टॉप जिसे रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। इसे आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इनपुट कराएंगे। इनपुट को हम पैरेललोग्राम शेप से करते हैं। तो num1 और num2 दोनों को हम इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने का मतलब रीड num1, num2। फिर एक प्रोसेस होगी num1 प्लस num2, उसे हम एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं, जैसा कि पहले ही बता दिया। इनपुट आउटपुट के लिए, फिर देखो आउटपुट के लिए वही फिर पैरेललोग्राम शेप का यूज़ करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम रिजल्ट को। दैट्स ऑल। 3 स्टेप ऊपर थी। हाँ, तो num1 num2 इनपुट किया था, num1 num2, तो रीड कर लिया num1 num2। ये दोनों स्टेप्स के लिए हमने एक ही सिंबल बॉक्स का यूज़ कर लिया है। जो सूडो कोड में जो दो लाइन ऑफ कोड है, इनपुट num1 इनपुट num2, दोनों लाइन ऑफ कोड के लिए हमने एक ही सिंबल में, एक ही पैरेललोग्राम में हमने लिख दिया रीड num1 num2। इसलिए हमारे यहाँ पर एक स्टेप कम हो गई फ्लो चार्ट। तो रिजल्ट num1 प्लस num2, प्रिंट रिजल्ट, दैट्स ऑल। ये फ्लो चार्ट हो गया, सिंपल है।
इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, वो फ्लो चार्ट या वो सूडो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हमें डिसीजन बॉक्स की ज़रूरत होगी। दैट इज देखो, जिसमें हमें डिसीजन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज उसकी जो एल्गोरिथम में जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें डिसीजन बॉक्स को भी दर्शाएंगे, तब वो कॉम्प्लेक्स बनता है एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट। Write an algorithm to calculate area in the perimeter of a rectangle using both pseudocode and flowchart। देखो ये भी सिंपल है। क्या कह रहा है हमसे, प्रॉब्लम क्या है कि एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए एक एल्गोरिथम लिखो। उस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके सूडो कोड और फ्लोचार्ट। सूडो कोड और फ्लोचार्ट के जरिए उस एल्गोरिथम को लिखिए। ठीक है, लिख देते हैं। सूडो कोड और फ्लो चार्ट के रूप में जो भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उस एल्गोरिथम को लिखने के दो तरीके हैं, सूडो कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो जब वो हमसे कहता है कि सूडो कोड लिखो, फ्लो चार्ट लिखो, तो इनडायरेक्टली हमसे वो यही कह रहा है कि आप एल्गोरिथम ही लिखो। तो वो सूडो कोड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ और ब्रीड्थ दोनों को लेंगे। दो वेरिएबल हमें इनपुट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ और ब्रीड्थ की। पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें भी हमें लेंथ और ब्रीड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इनपुट कराए, देखो इनपुट लेंथ कराई, फिर नेक्स्ट लाइन में इनपुट ब्रीड्थ कराई, फिर प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमसे कहा एरिया निकालो, तो एरिया निकाल लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले एरिया ही निकालेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है सबसे पहले हम एरिया ही निकालेंगे। पहले हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, फिर एरिया निकाल दो। हो सकता है एक प्रोग्रामर सबसे पहले पेरीमीटर वाला प्रोसेस करे, फिर एरिया निकाले, या कोई कर सकता है एरिया पहले निकाले फिर पेरीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंप्यूट करेंगे लेंथ इनटू ब्रीड्थ, और उससे इस जो भी आउटपुट आएगा एरिया वेरिएबल में हम उसे स्टोर करा लेंगे, प्रिंट कर देंगे एरिया को। इसी तरह से कंप्यूट करेंगे पेरीमीटर को। अब किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, ये आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि लेंथ और ब्रीड्थ दोनों का सम करके ट्वाइस कर दें। मतलब लेंथ और ब्रीड्थ, जो भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीड्थ है, उसे जितनी चारों भुजाओं को सम करते हैं वही पेरीमीटर होता है। तो लेंथ 2 बार है, ब्रीड्थ 2 बार है, तो लेंथ प्लस ब्रीड्थ इंटू 2 कर दो, तो पेरीमीटर आ गया। प्रिंट कर देंगे तो इस वेरिएबल को PERIM बन गया साहब सूडो को, सिंपल है। अब इसका हम फ्लो चार्ट बना दें। फ्लो चार्ट में क्या, इनपुट पैरेललोग्राम सिंबल का यूज़ करेंगे, इनपुट करेंगे लेंथ ब्रीड्थ, प्रोसेस वाले बॉक्स में लेंथ इंटू ब्रीड्थ, एरिया में इनपुट करा देंगे, एरिया में हम उसे असाइन करा देंगे इस आउटपुट को लेंथ इंटू ब्रीड्थ, प्रिंट कर देंगे एरिया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है लेंथ प्लस ब्रीड्थ, एक ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 2, जो भी आउटपुट आएगा उसे पेरीमीटर PERIM नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें असाइन करा देंगे, प्रिंट कर देंगे। दैट्स हो गया साहब, ये फ्लो चार्ट बन गया। अच्छा, सूडो कोड के बेनिफिट क्या है, देखो, बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड इन हाई लेवल programming language, a pseudocode of a program helps in representing the basic functionality of intended program। मतलब जो हम एक्चुअल कोड लिखने जा रहे हैं, वो एक्चुअल कोड को लिखने से पहले हम एक सूडो कोड लिखते हैं, अनरियल कोड, जो रियल कोड नहीं है, मतलब रफली हमने अपनी भाषा में उसे लिख लिया, तो इससे हमें आसानी हो जाती है, उस कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं हम, आसानी हो जाती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने में आसानी हो जाती है। ये फ़ायदा है, बेनिफिट ऑफ सूडो कोड। ठीक है, वैसे ही जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए हम सबसे पहले रफली काम करके देखते हैं ना, फिर हम एक्चुअल में उस चीज़ को करके देखते हैं। जैसे हमारा कोई बड़ा प्लान है, उस बड़े प्लान को बड़े एरिया पर लागू करने से पहले हम उस प्लान को छोटे लेवल पर लागू करके देखते हैं। यदि छोटे लेवल पर यदि वो अच्छे से काम कर रहा है, तो हम फिर उसे आगे बड़े लेवल पर अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि बड़े लेवल पर डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो उसमें बड़े लेवल पर अप्लाई करने में ज़्यादा समय, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, और वो यदि बेकार रहा तो हमारा समय और हमारा प्रयास दोनों ही बेकार जाएगा। इसलिए हम इसे छोटे लेवल पे, दैट इज सूडो कोड, हम इसलिए लिखते हैं। बाई राइटिंग द कोड फर्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, द प्रोग्रामर दैट कोड अ सेफगार्ड अगेंस्ट द लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब जब कोड को लिखते हैं फर्स्ट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, तो प्रोग्रामर सेफ गार्ड रहता है, मतलब सेफ रहता है अगेंस्ट लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब अपनी भाषा में जब भी हम किसी सॉल्यूशन को लिखेंगे, तो एज कंपेयर हम डायरेक्टली
कंप्यूटर की भाषा में सॉल्यूशन को लिखने में हमसे चूक हो सकती है, जबकि अपनी भाषा में लिखेंगे उसमें हमारे चूक होने के चांस कम हैं, इसीलिए हम सूडो कोड लिखते हैं। इसके अलावा फॉर नॉन प्रोग्रामर एक्चुअल प्रोग्राम्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए जो कोड्स है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्हें समझना कठिन होता है, इसलिए सूडो कोड में लिखा जाता है ताकि जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं वो भी उसे समझ सकें। पर सूडो कोड हेल्प्स देम टू रिव्यू द स्टेप्स टू कंफर्म द प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन गोइंग टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। आई बात समझ में? सूडो कोड एक प्रोग्रामर को भी फ़ायदेमंद है और जो नॉन प्रोग्रामर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। नॉन प्रोग्रामर के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि नॉन प्रोग्रामर के लिए जो एक्चुअल कोड है उसे अंडरस्टैंड कर पाना कठिन है, जबकि एक प्रोग्रामर के लिए सूडो कोड लिखना इसलिए अच्छा है क्योंकि जो प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी भाषा में जितने अच्छे तरीके से उसे सोच लेगा, विचार लेगा, लिख लेगा, उसमें चूक होने के चांस कम है एज कंपेरिजन वो कंप्यूटर वाली भाषा में लिखे डायरेक्ट, इसीलिए सूडो कोड में लिखते हैं। फ्लो चार्ट को तो पता ही है कि वो सूडो कोड जो लिखा है सॉल्यूशन उसी का पिक्टोरियल फॉर्म है बस। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखो, द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट। द इवेंट्स कैन फ्लो इन सीक्वेंस। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना तो निश्चित है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स हमें लेने होते हैं, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हमें लेना होता है, और जिस सीक्वेंस में स्टेप्स उठाने होते हैं, स्टेप्स कदम उठाने होते हैं, उसी सीक्वेंस में ही हमें कदम उठाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले वाले स्टेप को दूसरे वाले स्टेप के बाद करना है। पहले वाला स्टेप वो पहले ही उठाया जाएगा, दूसरा वाला स्टेप है दूसरे लेवल पर ही उठाया जाएगा, दूसरे लेवल पर ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा, आगे पीछे नहीं। लेकिन कुछ जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ स्टेप ऐसे हो सकते हैं जो बिना अनकंडीशनल है, एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कंडीशनल हो, यदि कोई कंडीशन ट्रुथ है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स ही एग्जीक्यूट होंगे, और यदि वो फॉल्स है तो दूसरे टाइप के जो अदर जो स्टेप्स हैं वो ही फॉलो होंगे। तो इस बेस पर जो देखा जाए कि जब अनकंडीशनल स्टेप्स होते हैं तो हम बोलते हैं सीक्वेंस है, और जब सिलेक्शन जो कंडीशनल जो स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन वाली बात कही जाती है, और जब रिपीटेड जो कुछ होते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स होती है तो उसे हम बोलते हैं, देखो नीचे आ जाता है रिपीटेशन ऑफ स्टेप, इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल में फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है? फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेप्स है, जो कि एल्गोरिथम्स में जो स्टेप्स लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, उसका फ्लो कैसे चल रहा है। वो यदि अनकंडीशनल है तो एक सीक्वेंस वाइज चलेगा, पहली स्टेप फिर दूसरी स्टेप फिर तीसरी स्टेप, हो सकता है चौथी स्टेप में कोई कंडीशन हो, उस कंडीशन पर बेस्ड यदि वो कंडीशन ट्रुथ हो गई तो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स है वो ही एग्जीक्यूट होंगे, और यदि फॉल्स हो गई तो दूसरे टाइप के जो स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो वो बात आ जाती है सिलेक्शन। वो कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि वो कंडीशन जब तक ट्रुथ है तब तक कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट भी हो सकते हैं, उसे रिपीटेशन बोलते हैं। चलो इस चीज़ को पढ़ते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगी। द इवेंट्स कैन फ्लो इन ए सीक्वेंस और इन ब्रांच। देखो, जो इवेंट्स हैं दैट जो स्टेप्स हैं वो फ्लो हो सकती है इन सीक्वेंस में, और ऑन ब्रांच बेस्ड ऑन ए डिसीजन, या फिर एक ब्रांच या फिर एक ब्रांच के अलॉन्ग फ्लो हो सकती हैं इवेंट्स बेस्ड ऑन डिसीजन। जो डिसीजन पर बेस्ड जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग या उसके अलॉन्ग फ्लो हो सकती हैं इवेंट्स, इसे बोलते हैं सिलेक्शन। फिर दूसरा कह रहा है और इवन रिपीट सम पार्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। दैट इज कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट हों, सम पार्ट कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट सम पार्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। एक निश्चित बार, मतलब 4 बार, कोई कुछ स्टेप्स हैं 2 3 4 मान के चलो स्टेप नंबर 2 3 4 वो 3 बार रिपीट हो, इस तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे सीक्वेंस देखो, इफ़ वी लुक एट द एग्जांपल 4.3 4.4, देखो 4.3 और 4.4 में देखें, देखो जैसे ये है 4.4, ठीक है, वो कह रहा है इफ़ वी लुक एट द एग्जांपल 4.3 4.4 द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर दैट इन सीक्वेंस। 4.3 में क्या है, देखो 4.4 में देख लो, इसमें क्या सबसे पहली स्टेप क्या है, इनपुट लेंथ एंड ब्रीथ, पहली स्टेप। फिर दूसरी स्टेप क्या, एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू लेंथ एंड ब्रीथ, दूसरी स्टेप। फिर तीसरी स्टेप में प्रिंट हो गया साहब एरिया। फिर चौथी स्टेप
पेरिम नाम से एक वो लिया है वेरिएबल, उसमें हमने असाइन करा दिया 2 × 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस स्पीड, दैट इज हमने पेरीमीटर निकाल लिया, प्रिंट करा दिया ये वेरिएबल, दैट्स ऑल। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 इनपुट लेंथ एंड ब्रीथ, फिर स्टेप 2 एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ, फिर 3rd प्रिंट एरिया, फिर 4th स्टेप प्रिंट 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, दैट इज पेरीमीटर पेरम, ये प्रोसेस हो गई। फिर हमने प्रिंट करा ली, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5 स्टेप, एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। If we look at the example 4.3, 4.4, the statements are executed. The statements or steps are executed one after another. That is in a sequence. Such algorithms where all steps are executed one after another are set to execute in sequence. आई बात समझ में? कुछ एल्गोरिथम ऐसी होती हैं जहाँ पर जो स्टेप्स हैं, दैट स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक। इसी को कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो रही है इन सीक्वेंस। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट्स या फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेप्स, ये है। हाउएवर कभी कभी जो स्टेटमेंट्स हैं मे नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, कभी कभी ये हो सकता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट है, दैट स्टेप्स हैं, वो एक सीक्वेंस में ना हो एग्जीक्यूट। वी मे समटाइम रिक्वायर द एल्गोरिथम टू आइदर डू सम रूटीन टास्क, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूटीन टास्क को बार बार रूटीन टास्क हैं उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत पड़े इन रिपीटेड मैनर, और बिहेव डिफरेंटली डिपेंड ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स, जो प्रीवियस स्टेप्स की जो आउटकम है उस पर डिपेंड करें। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एल्गोरिथम फॉर सच सिचुएशंस। मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स को एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट हो रही एक सीक्वेंस में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हों। तो वो रिपीट कितनी बार किए जाएंगे वो कुछ कंडीशन पर डिपेंड करते हो, ऐसी भी हो सकती हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो सिलेक्शन, कंसीडर द मैप ऑफ द नेबरहुड एज शोन इन द फिगर 4.6 है ये नीचे, इस पर हम फोकस करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द पिंक बिल्डिंग विद द रेड रूफ इज़ द स्कूल, मतलब जो पिंक बिल्डिंग है जिसका जो रूफ है, जो छत है वो रेड है, वो स्कूल है, दैट इज ये है। द येलो पेंटेड हाउस एट फार एंड ऑफ द मैप इज ए हाउस, और जो येलो पेंटेड हाउस है लेकिन जो इसकी जो रूफ है वो येलो नहीं है, येलो पेंटेड जो बिल्डिंग है जिसकी रूफ येलो वो है रेड है, वो तो स्कूल है जो ऊपर है, और नीचे है घर। तो घर से स्कूल तक जाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, कोई स्टूडेंट जाता है, तो कैसे जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो द मैप ऑफ नेबरहुड एज इन द फिगर 4.6, लेट अस अज्यूम दैट द पिंक बिल्डिंग विद द रेड रूफ इज द स्कूल, द येलो पेंटेड हाउस एट द फार एंड ऑफ द मैप इज हाउस। विद रेफरेंस टू फिगर 4.6 लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पिक्चर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इज देयर ए प्रीडिफाइंड रूट फॉर वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से नीचे से स्कूल तक जा रहा है, तो स्कूल तक जाने के कई रास्ते हैं। देखो ये जा रहा है सीधे, यहाँ से जाते हुए ऐसे जा सकता है, लेफ्ट रास्ते पे जाके सीधे, हो सकता है राइट में जाके इस तरीके से चला जाए या आगे से चला जाए। दैट इज कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल रूट है, दैट इज मल्टीपल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, मल्टीपल रूट है। दैट इज घर से स्कूल तक जाना है, घर से स्कूल तक जाना है, ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस मैप के बेस पे देखें तो मल्टीपल सॉल्यूशन है, दैट इज मल्टीपल रूट है। कैन वी हैव ए डिफरेंट रूट वाइल कमिंग बैक, जब लौट के आ रहा है तो क्या वो उसी रूट से आएगा जिससे वो है, तब कंडीशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है जिस रास्ते से आया हो, जिस शॉर्ट रास्ते से सुबह गया हो तब टाइम कमी है, शॉर्ट रास्ता अपनाया हो, लौटते में वहाँ पर रश हो, वहाँ पर भीड़ भाड़ हो, तो हो सकता है उस रास्ते से ना आए, वो किसी और दूसरे रास्ते से आए। तो उसी चीज़ को देखते हैं। एज सीन फ्रॉम द मैप देयर कैन बी मल्टीपल रूट्स बिटवीन होम एंड स्कूल, वी माइट टेक द शॉर्टेस्ट रूट। हम जो है दैट इज जो स्टूडेंट है उस शॉर्टेस्ट रूट ले सकता है इन द मॉर्निंग, बट वाइल कमिंग बैक होम इन द आफ्टरनून द शॉर्टेस्ट रूट माइट हैव हैवी ट्रैफिक, लौटते वक्त हो सकता है स्कूल से लौटते वक्त हैवी ट्रैफिक हो। सो वी कुड टेक दैट इज वो स्टूडेंट ले सकता है अनदर रूट विद द लेस ट्रैफिक, हेंस द अवर प्रॉब्लम इन्वॉल्व सम डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस।
सुबह के टाइम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एक शॉर्टेस्ट पाथ को ले रहा है, लेकिन आफ्टरनून जब लौट के आ रहा है स्टूडेंट तो दूसरे रूट से आ सकता है। दैट इज यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, लेट अस लुक एट द सम अदर एग्जांपल वेयर डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल चेकिंग एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर वोटिंग, मतलब वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी को चेक करना है तो कैसे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ईयर एज। किसी भी पर्सन की जो वोटिंग की एलिजिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, एज पे डिपेंड करेगी। तो एज के अनुसार देखेंगे। चेकिंग एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, एलिजिबिलिटी देखेंगे कैसे चेक करेंगे, देखो डिपेंडिंग ऑन देयर एज ए पर्सन विल आइदर बी अलाउड टू वोट और नॉट अलाउड टू वोट। मतलब इफ़, अब इसे कैसे करेंगे, देखो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। मतलब किसी पर्सन की वोटिंग करने की एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो उस पर्सन की हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एज की। तो एज हमारा क्या हो गई, इनपुट हो गई। और फिर कंडीशन क्या होगी कि यदि एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो हम कह देंगे सब पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज दैट इज एज उसकी या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, इसके अदरवाइज क्या होगी, दैट लेस देन, तो वो क्या प्रिंट करा दे कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू। तो हम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। इफ ए स्टूडेंट इज 8 years old देन द स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स, पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप पे। मतलब एक स्टूडेंट है जो 8 years old है और वो जो स्टूडेंट है वो लाइक करता है मैथ को, तो उस स्टूडेंट को रख दिया जाए ग्रुप ए में। अदरवाइज पुट करें स्टूडेंट को इन ग्रुप बी। तो इन विच ग्रुप विल दीज स्टूडेंट्स गो एज पर द अबव कंडीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है। तो वो 8 years old रवि हु डज नॉट लाइक मैथ, मान के चलो 8 years old रवि है जो कि लाइक नहीं करता मैथ को। तो देखो 8 years old तो है इसकी, लेकिन क्या ये मैथ को लाइक करता है, नहीं करता। दैट इज पहली वाली कंडीशन इसकी, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट ग्रुप ए में तभी जाएगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दैट वो 8 years old भी हो और साथ ही साथ वो मैथ को लाइक भी करता हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन है कि यदि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो। हाँ नहीं, दूसरा क्वेश्चन है इफ़ ए स्टूडेंट 8 years old एंड द स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि यदि स्टूडेंट 8 साल का है और स्टूडेंट लाइक करता है मैथ को तो ग्रुप ए में जाना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि प्रॉब्लम है 8 इनपुट है हमारा 8 years old रवि है जो कि लाइक नहीं करता मैथ को। तो ऑब्वियस सी बात है ये 8 years old तो है लेकिन मैथ को लाइक नहीं करता, इसका मतलब ग्रुप बी में जाएगा। अब दूसरा इनपुट है 8 years old प्रीति है जो लाइक करती है मैथ को लाइक करती है। सेकंड कंडीशन चलो ये हो गई, 8 years old है तो इसका मतलब ग्रुप ए में जाएगी। इसी तरह से 7 year old अनीस है जो लाइक करता है मैथ को, ये मैथ को तो लाइक करता है लेकिन 8 years old नहीं है, इसका मतलब ग्रुप ए में नहीं जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा। तो जैसा हम इनपुट करेंगे वैसा हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। यहाँ पर जैसा हम इनपुट कर रहे हैं वैसा हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। दैट इज जो कुछ कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इनपुट दिया जा रहा है ना, जो भी हम इनपुट देंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। जैसे दैट इज किसी भी एल्गोरिथम में हमने कोई कंडीशन डाल दी, कुछ डिसीजन मेकिंग डाल दी, कंडीशन का अंदर डिसीजन मेकिंग डाल दी, वो जो कंडीशन जब तक ट्रुथ रहेगी तब तक ही वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। दैट इज कंडीशन जैसा इनपुट होगा वो जो इनपुट है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट आउटपुट देगा, ये कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे हमारा 8 years old रवि हु डज नॉट लाइक मैथ तो ग्रुप बी में डाल दिया। दूसरे टाइप का हमने दिया इनपुट 8 years old प्रीति हु लाइक्स मैथ, तो जो हमने कंडीशन डाली थी, ये जो हमने कंडीशन डाली डिसीजन में उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आ गया। दैट इज कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिलेगा हमें। इसका मतलब कंडीशंस जो है वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करती हैं डिफरेंट इनपुट के लिए। तो ये एक तरीका क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ये एक तरीका सिलेक्शन है। तो इन दिस एग्जांपल एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल्स आर यूज्ड टू चेक पॉसिबिलिटीज
ठीक है। द प्रोग्राम चेक्स वन और मोर कंडीशन परफॉर्म द ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऑफ द कंडीशन। कंडीशन की ट्रू और फॉल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इनपुट डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये समझ लो। These true और false values are called binary values. Conditionals are written in the algorithm as follow. जो conditions है वो कैसे लिखते हैं कि यदि ऐसा है तो ऐसा हो, अदरवाइज ना हो। तो if कंडीशन लिखेंगे देन कुछ स्टेप्स हैं वो होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन इज ट्रू एंड फुलफिल टू। देयर आर सिचुएशन वेयर आर ऑल्सो नीड टू टेक एक्शन व्हेन कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर कुछ दूसरी स्टेप्स हैं वो होंगी। अब इसका देखो पिक्चर देख लो। अब देखो इसकी पिक्चर से समझो, कंडीशन है, इस कंडीशन ये देखो ये पिक्चर के फॉर्म में है, पिक्चर के फॉर्म में कंडीशन ट्रू है तो ये डू दिस, और यदि फॉल्स है तो डू दैट, कोई दूसरी जो एक्शन है वो होंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4.5, ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल से। लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए नंबर इज ऑड और इवन। कोई भी नंबर है वो हमारा इवन है या ऑड है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो वो कोई भी नंबर ऑड है या इवन है चेक करेंगे। करने के लिए हम सबसे पहले क्या इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी ये समझो, ठीक है। इनपुट देखो, फिर आउटपुट क्या है। आउटपुट हमारा ये है कि हमें चेक क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये अपने आप से पूछो। हमें चाहिए इवन और ऑड, ठीक है। और जो इनपुट है कोई भी नंबर, उससे इवन और ऑड हमें चेक कर रहा है। हम चेक कैसे करेंगे इस चीज़ पर हम सोचेंगे तो हमें प्रोसेस पता लगेगी। तो इनपुट लिख ली एनी नंबर, आउटपुट मैसेज हमें देना इवन ऑड। अब इवन और ऑड हम कैसे चेक करते हैं बता। कोई भी दिया हुआ नंबर यदि वो 2 का मल्टीपल है या फिर वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है या फिर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड है। ये तरीका है। तो ये तो हमने सिंपली प्रिंट इनपुट आउटपुट और प्रोसेस लिख ली। अब हम लिखते हैं सूडो कोड। देखो तो सबसे पहले तो हम एंटर कराएंगे नंबर को, इनपुट कराएंगे नंबर को। तो देखो प्रिंट एंटर द नंबर। हाँ, सबसे पहले तो हम प्रिंट मतलब उसमें कोई भी नंबर इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हमें उसे मैसेज भी तो देंगे। फिर ऊपर लिखा है देखो प्रिंट करेंगे एंटर द नंबर, उसे दिखाई भी तो देना चाहिए एंड यूज़र को कि ये है एंटर द नंबर लिख के आए। फिर जो नंबर है उस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मशीन को क्या हम इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट, और लिखेंगे उसमें नंबर वेरिएबल में उस वेरिएबल को लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन को, कंडीशन रखेंगे कि यदि वो जो नंबर है, नंबर का जो मॉडुलस है जो 2 से निकाल रहे हैं, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वलेंट है। मतलब किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है, 0 के इक्वलेंट है, तो प्रिंट हो जाए नंबर इज इवन, अदरवाइज एल्स प्रिंट हो जाए नंबर इज ऑड। सिंपल है। ये मॉडुलस साइन है। मॉडुलस साइन को जैसे हम परसेंटेज वाला जो साइन लगाते हैं वो ऑपरेटर का यूज़ होगा। नंबर m% मॉडुलस 2। अब इसका फ्लो चार्ट तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हो गया। द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम इज शोन दिस। इनपुट करेंगे नंबर, फिर देखो ये है पैरेललोग्राम से हम इनपुट आउटपुट देते हैं। फिर डिसीजन बॉक्स आ गया, ये देखो डिसीजन बॉक्स इस तरीके से ये डायमंड वाली शेप में है। चेक करेंगे इज num1 मॉडुलस 2 इक्वलेंट 0, यस ये हाँ ये है इक्वलेंट 0 तो हम प्रिंट करा देंगे। इवन नहीं है तो प्रिंट करा देंगे और स्टॉप। सिंपल है। इसी तरीके से देखो, अब देखो यहाँ पे तो हमारी कंडीशन जो थी वो सिंपल थी, एक थी कि क्या num1 मॉडुलस 2 इक्वलेंट है 0 की, सिर्फ एक कंडीशन थी। लेकिन अब जो अगला एग्जाम्पल है इसमें कई सारी कंडीशन है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4.6, लेट अस राइट ए सूडो कोड एंड ड्रॉ ए फ्लो चार्ट वेयर मल्टीपल कंडीशन आर चेक टू कैटेगराइज ए पर्सन एज आइदर चाइल्ड that is less than 13, teenager that is greater than or equal to 13 but less than 20, or adult greater than or equal to 20 based on as age specified। मतलब ये है कि हमें एक सूडो कोड और एक फ्लो चार्ट लिखना है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज करने हैं पर्सन को। मतलब कुछ पर्सन हैं जिनकी एज यदि 13 से कम है, 13 से कम है, तो हमें प्रिंट करा देंगे वो चाइल्ड है।
लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी एज 13 के बराबर है, 13 के इक्वलेंट है या 13 से ज़्यादा है, लेकिन 20 से कम है, तो उसे टीनेजर कह देंगे। अदरवाइज दैट इज 20 या 20 से ज़्यादा एज है तो हम उसे एडल्ट कह देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सूडो कोड लिखना है तो सूडो कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें इनपुट करने की एज की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट कर दी एज, आउटपुट क्या करना है, प्रिंट करना है उस जो पर्सन की एज के बेस पर उस पर्सन की कैटेगरी को हमें प्रिंट कराना है कि वो पर्सन चाइल्ड है या टीनेजर है या वो एडल्ट है। चाइल्ड वो कब होगा, ये कंडीशन हमें दे रखी है कि साहब वो चाइल्ड तब होगा जब उसकी एज 13 से कम हो। टीनेजर वो तब होगा जब उसकी एज 13 से तो 13 या 13 से ज़्यादा हो, लेकिन 20 से कम हो तो टीनेजर, और ये 20 या 20 से ज़्यादा है तो एडल्ट हो जाए। सिंपल ऐसे लिखते हैं अभी। सूडो कोड इज एज फॉलो, इनपुट करेंगे एज, इफ़ एज लेस देन 13 तो हम प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट क्या कराएंगे, डबल कोट में लिखेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट, वैसे डबल कोट में लिखेंगे, और डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखते हैं एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, तो प्रिंट कर देंगे चाइल्ड। एल्स इफ या एलिफ बोलो या एल्स इफ, फिर कंडीशन क्या है हमारी, एज लेस देन 20, पूरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 बट लेस देन 20। भाई 13 से लेस देन है तो चाइल्ड में आ गए, 13 से ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है तो इस टीनेजर प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज दैट इज उसकी 20 एज है या 20 से ज़्यादा ग्रेटर देन है, ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाएगी एडल्ट। दैट्स ऑल। बताओ क्या समझ नहीं आया, सिंपल है। एज लेस देन 30 तो प्रिंट हो जाए चाइल्ड, एल्स इफ एज लेस देन 20 तो टीनेजर, एल्स। हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, इफ़ के साथ कंडीशन आई है, देखो इफ़ के साथ कंडीशन आई है एज लेस देन 13, एल्स इफ, या फिर इसे शॉर्ट में लिखते हैं एलिफ, ELIF, या फिर एल्स इफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो इफ़ के साथ कंडीशन है एज लेस देन 13, एक देखो पहली लाइन कोड है इनपुट एज, सूडो कोड में पहली लाइन क्या है, इनपुट एज, दूसरी में जो एज लेस देन 13 है इफ़ के साथ है, एल्स इफ के साथ भी कंडीशन है एज लेस देन 20, लेकिन एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इफ़ के साथ हम कंडीशन लिखते हैं एलिफ, दैट इज एल्स इफ, इसके साथ भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन एल्स के साथ हम कंडीशन कभी भी नहीं लिखते, बल्कि जो भी कंडीशन हमने लिख रखी हैं इफ़ और एल्स इफ के साथ, उसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो सब एल्स के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। जो हमने सूडो कोड लिखा है उसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में दिखा देंगे। देखो एंटर करेंगे एज को, एज लेस देन 13 है, यस तो हम चाइल्ड प्रिंट करा देंगे, नो तो हम चेक करेंगे कि एज लेस देन 20 से लेस देन है, यस तो टीनेजर, नो तो फिर हम एडल्ट प्रिंट करा देंगे, लास्ट में स्टॉप। दैट्स ऑल, बस ये है। इसी तरह से नेक्स्ट एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम फॉर ए कार्ड गेम कॉल्ड ड्रैगन एंड विजार्ड। एक कार्ड गेम होता है ड्रैगन विजार्ड, इसके लिए एक एल्गोरिथम इस तरीके से लिखी है। अब इसमें क्या है, ये एक अलग टाइप की है, इसमें देखो एंड और जो कंडीशन आती है, शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब, तो टीम ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट, इस तरीके से ये हमने लिखी है। इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल देख लेना, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा और टाइट, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, क्योंकि इसमें एफ एल्स इफ, इसमें जो कंडीशन है इफ़ एल्स इफ के अंदर जो फिर कंडीशन है एंड और जो बूलियन जो लॉजिक होते हैं ना एंड और, उनका उपयोग किया गया, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ज़्यादा नहीं। इसमें कंडीशन है, देखो जो कंडीशन पता होगी, इफ़ शेप इज डायमंड, देखो इसमें हमें लिख भी रखा है कि इफ़ द कार्ड ड्रॉन इज हर्ड दैट इज़ नॉट ए नंबर, टीम ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट, फॉर एनी अदर कार्ड टीम विजार्ड गेट्स ए पॉइंट। इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करना ही हो जाएगा। तो ये डिसीजन पर जो बेस्ड एक पर्टिकुलर सेलेक्शन ऑफ स्टेप्स है या पर्टिकुलर सेलेक्शन ऑफ स्टेप्स हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं, वो ही एग्जीक्यूट होंगे, तो इसे बोलते हैं सिलेक्शन। अब बात आती है रिपीटेशन की। When giving the decision directions to go somewhere, we say something like 50 steps, then turn right or walk till the next। कुल मिला के जो रिपीटेशन है उस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो ये है,
देखो एग्जाम्पल 4.8 इसमें क्या है, देखो राइट सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। मतलब 5 नंबर्स को हमें एक्सेप्ट करना है, उनका एवरेज निकालना है। इसके लिए हमें सूडो कोड लिखना है। देखो स्टेप फर्स्ट, 5 नंबर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। दैट एंड यूजर से उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, इनपुट कराना है, फिर उनका एवरेज निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट सेट करेंगे काउंट इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। स्टेप सेकंड में फिर हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। यदि काउंट की वैल्यू 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन, तो रिपीट करेंगे स्टेप्स को 3rd टू लेके 5, तीसरे से लेके 5 तक। इनपुट करेंगे नंबर को नम में, सम इक्वल टू सम प्लस नम, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। कंप्यूट करेंगे एवरेज इक्वल टू सम अपॉन 5, प्रिंट कर देंगे हम एवरेज को। ये तरीका है इसका। वैसे ऊपर वाला जो है एग्जाम्पल ये ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि 5 नंबर को ही इनपुट करा रहे हैं। तो 5 नंबर को ही थोड़ी हो सकता 5 ही है, वो 10 दे दे, 15 दे दे। तो इसलिए हम जो है ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है इससे ज़्यादा इफेक्टिव जो एग्जाम्पल है मुझे लग रहा है 4.9। चलो इसे भी हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ गाइस, अब हम इससे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.9। इसमें क्या है कि राइट सूडो कोड एंड ड्रॉ चार्ट फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट नंबर्स टिल द यूजर एंटर्स 0 एंड देन फाइंड देयर एवरेज। मतलब वो कह रहे हैं कि एक यूज़र के द्वारा जो भी नंबर इनपुट किए जा रहे हैं उन नंबर्स को सिवाय 0 के, मतलब जब वो 0 एंटर करे तो वहाँ से वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद फिर इनपुट नहीं होंगे नंबर। ठीक है। एंड देन फाइंड देयर एवरेज, मतलब जितने भी नंबर्स जो भी एंटर किए जाएँ किसी भी यूज़र के द्वारा, एंड यूज़र के द्वारा, उन नंबर्स का एवरेज निकाल दे, ऐसा प्रोग्राम बनाओ। तो देखो हम 2 वेरिएबल लेंगे, कौन कौन से सेट करेंगे, काउंट इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। इससे पहले वाला जो एग्जांपल है उसमें भी काउंट 0 सम, काउंट और सम 2 वेरिएबल लिए थे। और ये काउंट वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। काउंट वेरिएबल हम इसलिए ले रहे हैं कि काउंट वेरिएबल के थ्रू हम लूप को कंट्रोल करेंगे। दैट इज लूप को कंट्रोल करने के लिए है ये काउंट वेरिएबल। ठीक है। और सम इक्वल टू 0, क्योंकि सम में हम सम लेंगे। दैट इज एक किसी भी जो भी नंबर्स दिए जाएंगे, मान के चलो 5 नंबर दिए किसी यूजर ने, और 5 नंबर मान के चलो कोई से भी दिए, 1 2 3 4 5 ही दे दी, या 10 20 50 28 27 जो भी नंबर हैं उसने 5 नंबर कोई से दे दिए। उन नंबर्स का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, उन नंबर्स का हम सम निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है। सम निकालने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे, जितने भी नंबर्स हमें दिए थे, जितने नंबर्स उस एंड यूज़र ने इनपुट किए, जैसे 5 एंटर किए तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें उन नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी वेरिएबल चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ वो जो वेरिएबल हम जो एक्सेप्ट करेंगे वो कितनी बार करेंगे, कितनी बार लूप चलेगा। 5 है तो उसके हिसाब से हम कंडीशन सेट करेंगे। तो काउंट उस लूप कितनी बार चलेगा, दैट लूप को कंट्रोल करने के लिए काउंट वेरिएबल लिया है। सम वेरिएबल इसके लिए लिया है ताकि उन नंबर्स जो भी इनपुट किए जा रहे हैं उनका सम निकाला जा सके। फिर सम निकाल के उसे डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर्स उसने इनपुट किए हैं उससे। आई बात समझ में। और कितने नंबर इनपुट करेगा वो पता लगेगी काउंट से। कितनी बार लूप चलेगा, जितनी बार लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार वो जो एंड यूज़र है वो इनपुट करेगा नंबर्स को। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में हमने सेट कर दिया काउंट इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। स्टेप सेकंड में इनपुट करेंगे हम नम को। दैट कोई भी नंबर है उस नंबर को सबसे पहले तो एक ही नंबर वो इनपुट करेगा, नम वेरिएबल में इनपुट कर देंगे। स्टेप थर्ड, व्हाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0 रिपीट करेंगे स्टेप्स 4 to 6, जब तक कि जो नम है वो इक्वल टू 0 ना हो जाए। दैट इज जब तक कि नम की वैल्यू इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक रिपीट करते रहेंगे 4 to 6। यही तो हमें प्रॉब्लम में कहा है कि एक्सेप्ट करें नंबर्स को तब तक जब तक कि एंड यूजर एंटर ना कर दे 0, बस बंद ना कर दे, 0 एंटर ना कर दे, मतलब जब तक वो बंद ना कर दे तब तक वो एक्सेप्ट करे। रिपीट करेंगे स्टेप्स 4 to 6। स्टेप थर्ड में लिखिए, स्टेप 4 में क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम को इनिशियलाइज किया 0 से, उस सम में नम को हम ऐड कर देंगे। सम 0 है दैट उस पर शुरुआत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस नम। फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे, काउंट को फिर इनिशियलाइज कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1।
एक बार, फिर 6 में इनपुट कर देंगे नम को। इस तरीके से 4 to लेके 4 से लेके 6 तक की जो स्टेप्स है वो रिपीट होती रहेंगी इस व्हाइल लूप के जरिए। इस लूप स्टेप 3 व्हाइल है। स्टेप 7 में क्या है, फिर कंप्यूट करेंगे एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे, सम अपॉन काउंट। देखो काउंट मैंने बताया, काउंट जो है वो लूप को कंट्रोल करने का काम करेगा और लूप तब तक चलेगा जब तक कि वो एंड यूज़र इनपुट कर रहा है नंबर को। 5 बार 5 नंबर इनपुट कर रहा है तो 5 बार लूप चलेगा। फिर काउंट की वैल्यू 5 से हमने डिवाइड कर दिया किसको, सम को। सम बार बार इंक्रीज हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस नम। ऐसे इस तरीके से स्टेप 8 में प्रिंट कर देंगे एवरेज। सिंपल है, बताओ क्या समझ में आया। अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो जो हमने स्टेप फर्स्ट में लिखा काउंट और सम दोनों को इनिशियलाइज किया 0, तो ये हमने कर दिया प्रोसेस है। प्रोसेस में काहे को आएगा यार, जरा देख। कहाँ गया ये, प्रोसेस में लेंगे। मतलब काउंट और नम जो दो वेरिएबल लिए हैं वो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है ना, सेट किया है। काउंट इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, हमने इस तरीके से इन्हें सेट किया है। ठीक है, एज ए प्रोसेस है तो प्रोसेस वाले बॉक्स में लिखेंगे इसे रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम में जो इनपुट कर रहा है, इनपुट क्या कर रहा है, नम। एंड यूजर तो नम ही तो इनपुट करेगा, नंबर ही तो इनपुट करेगा। एंड तो इनपुट करेगा तो इनपुट को, इनपुट वाला जो पैरेललोग्राम पिक्चर है, डायग्राम है, उसमें हम शो करेंगे इनपुट नाम। इससे पहले काउंट 0 और सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, ये प्रोसेस वाले बॉक्स में लिखेंगे रेक्टेंगुलर वाले में। फिर डायमंड वाला बॉक्स है, इसमें हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो नम है वो 0 के इक्वल है। यदि 0 के इक्वलेंट है तो एवरेज इक्वल टू क्या कर देंगे, सम अपॉन काउंट। और यदि वो इक्वलेंट 0 के नहीं है, दैट इज वो 0 इक्वलेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस नम। देखो इक्वलेंट 0 के नहीं है तो सम इक्वल टू सम प्लस नम। देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। फिर वो इनपुट कर देंगे क्या, नम को। ये वाली स्टेप तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी ये वाली, जब तक कि नम इक्वल टू 0 ना हो जाए। और नम इक्वल टू 0 नहीं है तब तक ये सम इक्वल टू सम प्लस नम, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 ये चल देगी और इनपुट हो जाएगा ना। और जैसे नम इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यस, जैसे हो जाएगा तो एवरेज सो सम अपॉन काउंट करके एवरेज हमारा निकल आएगा। तो ये फायदा है डिसीजन से, ये है हमारा सिलेक्शन। तो डिसीजन बॉक्स के द्वारा हमारा सिलेक्शन ये है। लेकिन इसमें देखो, हाँ इसमें कुछ जो डिसीजन बॉक्स के द्वारा जो डिसीजन है, उस डिसीजन में पर्टिकुलर जो इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, जैसे सम इक्वल टू सम प्लस नम, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और इनपुट इक्वल टू नम, ये वाले स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम रिपीटेशन। कहते कुछ जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के बेस पर एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ जो कोड है वही एग्जीक्यूट होते हैं सिंगल बार। और कभी कभी ये होता है कि उस डिसीजन के बेस पर पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट होते हैं। तब तक रिपीट होते हैं जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है या कंडीशन के बेस पे है कि देखो कंडीशन यहाँ पे जब तक नो है तब तक तो ये रिपीट हो रही है, वो कंडीशन जैसे यस हुई तो आउटपुट आ गया। ये है। तो ऐसा भी नहीं है कंडीशन हमेशा फॉल्स ही हो तो ये हमारा आउटपुट आएगा। देखो कंडीशन यहाँ पर यस है तो आउटपुट आ रहा है, फॉल्स है तो हमारा जो इनपुट है वो बार बार लूप चल रहा है। तो ये है कंडीशंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरीफाइंग एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम है उसे हम वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। मतलब देखो जैसा कि हमने अभी पढ़ चुके हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन का ही नाम है क्या, एल्गोरिथम। दैट इज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारी एल्गोरिथम हो सकते हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी एल्गोरिथम हमारे लिए बेस्ट है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। देखो जरा, देखो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क करेक्टली। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर काम ना करे सब करेक्टली। सपोज फंक्शनिंग ऑफ द ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मॉड्यूल इज नॉट प्रोग्राम करेक्टली। मान के चलो मनी ट्रांसफर वाला जो मॉड्यूल है, कोई सॉफ्टवेयर है बैंकिंग सॉफ्टवेयर, उसमें एक मॉड्यूल है, एक पार्ट है जो कि मनी ट्रांसफ़र के काम को रेगुलेट करता है।
ठीक है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या होगा, एंड इट क्रेडिट्स इनटू अकाउंट ओनली हाफ द अमाउंट ट्रांजैक्टेड, मतलब जिन अकाउंट में क्रेडिट करना था जो मनी, उसका हाफ अमाउंट इसने ट्रांजैक्ट किया। व्हाट हैपेंस इफ द अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड, मतलब किसी अकाउंट में जो मनी है वो डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करने की जगह डेबिट हो गया, तो ऐसे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ख़राब हो तो such a faulty software will mess up the working of the complete system and cause havoc. Today software are used in even more critical services like in the medical field or in the space shuttles. Such software needs to work correctly in the every situation. ऐसे सॉफ्टवेयर को ज़रूरत होती है वो करेक्टली करें in every situation, that is in every aspect. So the software designer should make sure that the functioning of all components are defined correctly. इसलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर को, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर कोई एक नहीं होता, बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बहुत सारी, मतलब एक टीम होती है, बहुत सारे डेवलपर होते हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट से डील करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। तो शुड टेक श्योर दैट फंक्शनिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर डिफाइंड करेक्टली, चेक एंड वेरीफाइड इन एवरी पॉसिबल वे। फिर कह रहे हैं व्हेन वी वर टोल्ड दैट द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, हाउ डिड वी वेरीफाई इट। मान के चलो पहले n नेचुरल नंबर्स का हमें वो निकालना है सम, तो कैसे निकालेंगे, हाउ डिड वी वेरीफाई इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, हाउ डिड वी वेरीफाई इट, हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम क्या रखेंगे कि डिफरेंट नंबर देंगे, जैसे मान के चलो n की वैल्यू हम 6 रखेंगे फर्स्ट, तो 6 इंटू 6 प्लस 1/2 जो निकालेंगे वैल्यू, वो जो आउटपुट है वो 6 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, उनका हम मैनुअली सॉल्व करके देखेंगे। यू कैन ट्राई विद सम मोर नंबर्स बाय दिस वे टू एंश्योर दैट द फॉर्मूला वर्क करेक्टली। In the same way, when we have written an algorithm, we want to verify that it is working as expected. हाँ गाइस, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा था, वेरीफाइंग एल्गोरिथम। तो किसी भी एल्गोरिथम को, किसी सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे हमें when we were told that the formula for the sum of first n नेचुरल नंबर, इसको हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे, हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। जैसे पहले n नेचुरल नंबर्स का वो निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे, इसी तरह से, मतलब जैसे 6 नंबर लेने हैं तो 1 2 3 4 5 6 इन मैनुअली लेके तो सम करके देखेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से रियल लाइफ जो एल्गोरिथम होती है उनको भी चेक करते हैं। व्हेन वी हैव रिटन एन एल्गोरिथम वी वांट टू वेरीफाई दैट इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। टू वेरीफाई वी हैव टू टेक डिफरेंट इनपुट्स। किसी भी एल्गोरिथम को वेरीफाई, सत्यापित करने के लिए कि वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं, इनपुट वैल्यूज़, डिफरेंट इनपुट वैल्यूज से हम चेक करते हैं। एंड गो थ्रू ऑल स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम टू yield द डिजायर्ड आउटपुट। चेक करके देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं। यदि इसमें कुछ कमी है, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हम एल्गोरिथम को फिर रिफाइन करते हैं फॉर ईच इनपुट वैल्यू एंड मे मॉडिफाई और इम्प्रूव एज पर द नीड। द मेथड ऑफ टेकिंग एज इनपुट एंड रनिंग थ्रू द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड द ड्राई रन। हाँ, मतलब हमारी एल्गोरिथम काम कर रही है या नहीं कर रही, डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिजायर्ड आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही, ये चेक करना डिफरेंट एल्गोरिथम्स के लिए, इनपुट्स के लिए हमारी एल्गोरिथम डिजायर्ड आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही, इस चीज़ को चेक करने को ही हम ड्राई रन कहते हैं। सच ए ड्राई रन विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप्स। मतलब एल्गोरिथम में कोई भी इनकरेक्ट स्टेप्स है उसे आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है, किसी भी एल्गोरिथम को वेरीफाई करना या ड्राई रन करना। फिगर आउट मिसिंग डिटेल्स, कोई मिसिंग डिटेल्स है उसे भी फिगर आउट करने में मदद मिलती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू बी यूज फॉर द सिमुलेशन। हाँ, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, ये भी डिसाइड करना अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान के चलो हमने किसी एल्गोरिथम में एक निश्चित टाइप का दिया है, हमने निश्चित टाइप का वैल्यू दिया, तो निश्चित टाइप का ही हमें इनपुट देना होगा। It is important to decide the type of input.
मतलब जो मान के चलो किसी एल्गोरिथम में कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट का एक निश्चित टाइप दे दिया जैसे फ्लोट, तो हम फ्लोट टाइप की वैल्यू ही हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी दूसरी टाइप की वैल्यू दे रहे हैं तो वो जो है उसमें रन काम नहीं करेगी। तो ये इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू बी यूज फॉर सिमुलेशन इन केस ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज आर नॉट टेस्टेड। ये संभव है कि जितनी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज है वो टेस्टेड नहीं की गई हों, तब प्रोग्राम दैट इज तब जो एल्गोरिथम है वो विल फेल, वो फेल हो जाएगी। व्हाट इफ़ देयर इज सम अदर केसेस फॉर विच इट डज नॉट वर्क। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं, दैट इज कुछ ऐसी इनपुट वैल्यू हो सकती है जिसके लिए वो काम ना करे जबकि वो करनी चाहिए, ऐसा एंड यूजर की डिमांड हो। ये समझने की ज़रूरत है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम प्लेस A to C via B, where time taken to go from A to B is T1 and B to C T2 are given. That is, we want to the algorithm to add time given in the hours and the minutes. One way to write the algorithm, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी एल्गोरिथम लिखने के लिए कह रहा है कि प्लेस A से लेके C तक जाना है हमें, और A से लेके C तक जाने के लिए हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। जबकि हमें दे रखा है A से B तक के लिए जो टाइम है वो हमें दे रखा है T1, B से C तक जाने के लिए टाइम दे रखा है हमें T2। तो A से C तक जाने में हमें टोटल टाइम कितना लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वन वे टू राइट द एल्गोरिथम इज दिस। प्रिंट करेंगे हम सबसे पहले वैल्यू फॉर T1, जो T1 टाइम है उसके लिए हम प्रिंट करेंगे वैल्यू। इनपुट करेंगे हम HS1, मतलब जो T1 जो टाइम है A से B तक जाने के लिए उसे इनपुट करेंगे। तो जो T1 जो टाइम है वो आवर और मिनट दोनों में है, तो दैट इज इनपुट करेंगे HS1, इनपुट करेंगे MM1। ठीक है, इसमें प्रिंट करा दी वैल्यू फॉर T1, मतलब मैसेज देंगे भाई इनपुट करो T1। तो T1 जो इनपुट करेगा वो HS आवर के रूप में, मिनट के रूप में। इसी तरह से वैल्यू प्रिंट कराएंगे T2 के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम इनपुट करेंगे HS1 को और इनपुट करेंगे MM1, मतलब टाइम T1 को हम इनपुट कराएंगे आवर्स और मिनट के फॉर्म में। इसी तरह से टाइम T2 को आवर्स और मिनट के फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, आवर्स को अलग ऐड करेंगे। HS टोटल एक वेरिएबल ले लिया, उसमें HS1 प्लस HS2 को ऐड कर देंगे, दोनों घंटों को, और दोनों मिनट को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके फिर क्या करेंगे, प्रिंट T टोटल। फिर हम दोनों जो ऐड किए हैं HS टोटल MM टोटल, उसे हम T टोटल के तौर पर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट T टोटल एज HS टोटल MM टोटल। लेट अस वेरीफाई। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। मान के चलो हमने T1 वैल्यू दी 5 घंटे 20 मिनट, तो HS1 की वैल्यू 5 घंटे आ जाएगी और MM1 की वैल्यू 20 मिनट एंटर हो जाएगी। T2 7 घंटे 30 मिनट, दैट HS2 की वैल्यू 7 आवर्स और MM2 की वैल्यू 30 मिनट्स। अब हम ड्राई रन करते हैं, दैट इज अब इसको एल्गोरिथम को चला के देखते हैं। वी गेट द रिजल्ट 12 आवर्स, 5 और 7, 7 और 5 12 घंटे, और 20 और 30 50 मिनट। दिस इज लुक्स फाइन, ये सही है। अब हम दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं। T1 की वैल्यू अब 4 घंटे 50 मिनट और T2 की वैल्यू अब 2 घंटे 20 मिनट देते हैं। अब इसे ऐड करके देखते हैं, तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आवर्स और 2 आवर्स 6 आवर्स हो गए, और 50 और 20 70 मिनट्स। लेकिन ये 6 आवर्स और 70 मिनट ये आउटपुट हमारा गलत है, क्योंकि 60 मिनट किसके बराबर होती हैं, 1 आवर के। तो 1 आवर ऐड होना चाहिए 6 में, तो 7 आवर्स 10 मिनट्स ये आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन लगानी होगी कि जब हमारी MM1 ये वाली जो एल्गोरिथम है, जब M1 प्लस M2 की वैल्यू 60 से लेस देन होती है तो ये काम करती है, लेकिन ये 60 या 60 से ग्रेटर देन होती है तो ये काम नहीं करेगी। तो विद दिस सेकंड एग्जांपल वी रियलाइज दैट आवर एल्गोरिथम विल वर्क ओनली व्हेन MM1 प्लस MM2 इज लेस देन 60। फॉर ऑल अदर केसेस इट विल गिव अस आउटपुट नॉट द वे वी वांट। जिस तरीके से हम करेक्टली आंसर है उस तरीके से नहीं देगी, क्योंकि ये एल्गोरिथम सिर्फ तभी उसी केस के लिए काम कर रही है जब M1 प्लस M2 मतलब MM1 प्लस MM2 की वैल्यू लेस देन 60 है। लेकिन जैसे ही 60 या 60 ग्रेटर देन हो जाती तो ये काम नहीं करती। तो हमें इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम में कमी है, इसे सुधार की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि कंडीशन डाल लेंगे कि जब MM टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो एल्गोरिथम शुड इंक्रीज द सम ऑफ आवर्स बाय 1। मतलब जैसे ही MM टोटल की वैल्यू 60 या 60 से ज़्यादा हो तो HS टोटल इंक्रीज़ कर दिया जाए बाय 1, 1 घंटे बढ़ा दिया जाए।
एंड रिड्यूस mm टोटल बाई 60, और जो mm टोटल है उसे बाई 60 रिड्यूस कर दिया जाए। इस तरीके से हम इसे मॉडिफाई कर देंगे। देखो, प्रिंट वैल्यू फॉर T1, इनपुट करेंगे HS1 mm और इनपुट करेंगे mm1, प्रिंट करेंगे वैल्यू फॉर T2, इनपुट HS2 और इनपुट mm2। HS टोटल में क्या ले लेंगे, HS1 प्लस HS2, mm टोटल में mm1 प्लस mm2। फिर यहाँ HS टोटल इक्वल टू HS1 प्लस HS2 दोबारा लिखा है, ये गलत है। इसमें HS टोटल जो पहली वाली जो कंडीशन स्टेटमेंट है HS टोटल इक्वल टू HS1 प्लस HS2, ये रिपीट कर दिए, ये बाई मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो HS टोटल इक्वल टू HS1 प्लस HS2, MM टोटल इक्वल टू MM1 प्लस MM2, ये दोनों स्टेप दोबारा रिपीट कर दिए जो कि गलत हैं, बाई मिस्टेक हो गई, उसे इग्नोर करें। फिर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ MM टोटल ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 देन HS टोटल इक्वल टू क्या हो जाए, HS टोटल प्लस 1, घंटा 1 बढ़ जाए, MM टोटल माइनस 60। प्रिंट कर देंगे T टोटल को एज HS टोटल कॉमा MM टोटल, दैट्स ऑल। नाउ वी कैन सिमुलेट, अब हम सिमुलेट करेंगे, दैट इज वी कैन वेरीफाई थ्रू, वी कैन सिमुलेट थ्रू एल्गोरिथम। अब हम इसमें चेक कर लें, वेरीफाई करें इस एल्गोरिथम को। T1 इक्वल टू 4 आवर्स 50 मिनट, T2 इक्वल 2 आवर्स 10, 4 2 6, 50 और 20 70 मिनट, तो 70 माइनस 60, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है, 60 या 60 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 4 2 6 7 घंटे और 60 माइनस हो जाएंगे उसमें 10 मिनट्स। अब ये काम कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम्स। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकती है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो कौन सा सॉल्यूशन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, उस चीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा बचा है, देखो, देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग ए कंप्यूटर, हैंस वी कैन हैव मोर देन वन एल्गोरिथम। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा दैट इज मल्टीपल सॉल्यूशन, दैट इज मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकते हैं। देयर वन में आस्क विच एल्गोरिथम शुड बी यूज, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मान के चलो एक प्रॉब्लम है जिसमें पता करना है दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है, तो प्राइम नंबर्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर साइंस, एज दे फाइंड द एप्लीकेशन डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, फाइल कंप्रेशन डिकम्प्रेशन में, मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन में प्राइम नंबर्स का ग्रेट इंपॉर्टेंस है। देयर कैन बी 4 डिफरेंट वेज टू राइट द एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई भी नंबर जो दिया गया है प्राइम है या नहीं है, जिसे चेक करना है, तो इसके 4 तरीके हो सकते हैं। पहला, स्टार्टिंग विद डिवीजर 2, डिवाइड द गिवन नंबर एंड चेक इफ़ देयर आर एनी फैक्टर्स। मतलब कोई भी नंबर है उसे हम स्टार्ट करेंगे विद डिवीजर 2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे उसका कोई अदर फैक्टर है। इफ़ देयर एनी फैक्टर इंक्रीज द डिवीजर, फिर इंक्रीज करेंगे डिवीजर को, 2 से डिवाइड करके देखा, फिर 3 से करके देखेंगे। इन ईच इटरेशन रिपीट द प्रीवियस स्टेप एज लॉन्ग एज डिवीजर लेस देन डिविडेंड। इफ़ देयर इज फैक्टर देन द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो नंबर स्वयं होता है या फिर 1 होता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता उसका। पहला तरीका ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑल नंबर्स टिल द डिविडेंड, ओनली टेस्ट अप टू हाफ ऑफ द गिवन वैल्यू। मतलब जो गिवन वैल्यू है उसकी हाफ वैल्यूज़ को ही चेक करें, बिकॉज द डिवीजर कांट बी मोर देन द हाफ ऑफ द डिविडेंड। जो डिवीजर है वो डिविडेंड के हाफ से ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये करें। तीसरा क्या है कि ओनली टेस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द डिविडेंड। जो डिविडेंड है उसकी जो गिवन नंबर है उसकी केवल स्क्वायर रूट को ही टेस्ट करें। चौथा तरीका ये हो सकता है, गिवन ए प्रायर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100। कुछ प्रायर लिस्ट लें प्राइम नंबर की टिल 100 तक, डिवाइड करें गिवन नंबर को बाय ईच नंबर इन द लिस्ट। मतलब एक लिस्ट ले लें प्राइम नंबर की, उनसे उसे डिवाइड करके देखें उस नंबर्स को। इफ़ नॉट डिविजल बाय एनी नंबर देन नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम। तो 4 तरीके हैं। अब देखो, ऑल दीज 4 मेथड्स कैन चेक इफ ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मेथड इज बेटर। मतलब ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके से हम चेक कर सकते हैं गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। तो बता हम कौन सा तरीका एक्सेप्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम फर्स्ट रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, मीन्स मोर प्रोसेसिंग टाइम। बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, दैट इज ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। एज इट चेक्स फॉर ऑल नंबर्स एज लॉन्ग एज द डिविजर लेस देन द नंबर। इफ द गिवन नंबर इज लार्ज देन दिस मेथड विल टेक मोर टाइम टू गिव द आउटपुट। मतलब कहने का ये इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा।
तो एल्गोरिथम फर्स्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। सेकेंड एल्गोरिथम सेकेंड इज मोर efficient than first as it checks for divisibility till half the number and thus it reduces the time for computation। तो कंप्यूटेशन टाइम इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी एल्गोरिथम सेकंड में फर्स्ट के पीछे, तो सेकंड अच्छी है एज कम्पेयर फर्स्ट की। फिर कह रहे हैं एल्गोरिथम थर्ड इज इवन मोर एफिशिएंट एज इट चेक्स फॉर डिविजिबिलिटी टिल द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर देयरबाय फर्दर रिड्यूसिंग द टाइम टेकन। अब जो एल्गोरिथम थर्ड है वो सेकंड से भी कम समय लेगी, तो ये और ज़्यादा सही है। As algorithm fourth uses only the prime number smaller than the given number for divisibility, it further reduces the calculation। एल्गोरिथम जो 4 है वो यूज़ करती है ओनली प्राइम नंबर्स को, केवल प्राइम नंबर्स को, स्मॉलर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से जो स्मॉलर जो नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, उनका यूज़ करती है फॉर डिविजिबिलिटी। इट फर्दर रिड्यूस द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन को और रिड्यूस कर देती है। बट इन दिस मेथड वी रिक्वायर टू स्टोर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स द फर्स्ट। फोर्थ में हमारा जो है प्रोसेसिंग टाइम तो कम होगा, लेकिन लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो फोर्थ नंबर में प्रोसेसिंग टाइम तो कम लगेगा, लेकिन लिस्ट ऑफ 100 प्राइम नंबर्स हैं उसको स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये स्थिति है। तो हेंस एल्गोरिथम कैन बी कंपेयर्ड एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम दे नीड टू रन एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज नीडेड टू एक्सिक्यूट द एल्गोरिथम। ये है इसका क्रक्स, मतलब पूरी स्टोरी का एक क्रक्स है कि एल्गोरिथम्स को कंपेयर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को इस आधार पर कंपेयर किया जा सकता है कि उन एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने पर जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा उसके बेस पर, और जो अमाउंट ऑफ मेमोरी जो इनपुट वगैरह करने के लिए जो डेटा को इनपुट करेंगे उसको स्टोर करने के लिए कहीं स्पेस चाहिए, तो स्पेस जो यूज़ करेगी वो एल्गोरिथम उस पर अमाउंट ऑफ मेमोरी उसके बेस पर और प्रोसेसिंग टाइम के बेस पर उसे कंपेयर किया जा सकता है। दीज आर टर्म एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसी चीज़ को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, दीज आर टर्म एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेस्पेक्टिवली। द चॉइस ऑफ एन एल्गोरिथम ओवर अनदर इज डन डिपेंडिंग ऑन हाउ एफिशिएंट दे आर इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड एंड द मेमोरी दे यूटिलाइज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब दो एल्गोरिथम को कंपेयर इस बेस पे कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज उनके द्वारा जो प्रोसेसिंग टाइम लिया जाएगा उसके बेस पर, और उनके द्वारा जो स्टोरेज है मेमोरी का वो यूटिलाइज किया जाएगा उसकी साइज़ के बेस पर। ठीक है, बस ये चीज़ होगा। फिर कोडिंग वाला हो जाएगा। वंस एन एल्गोरिथम फाइनलाइज इट शुड बी कोडेड इन द हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अब कोडिंग वाला सेक्शन है, उसको अब कोडिंग वाला कंसेप्ट ऐसे समझते हैं। जब हमारी एल्गोरिथम फाइनलाइज हो जाती है कि ये 3-4 सॉल्यूशन है, इसमें ये वाली एल्गोरिथम है, इसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम है ये भी कम ले रही है, और साथ ही साथ जो स्टोरेज स्पेस जो यूटिलाइज करेगी ये एल्गोरिथम वो भी कम है एज कंपेरिजन अदर एल्गोरिथम्स के। तो ये हमारी फाइनल हो गई। तो वंस एन एल्गोरिथम फाइनलाइज इट शुड बी कोडेड, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है या किया जाना चाहिए इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सेलेक्टेड बाय द प्रोग्रामर। The order set of instructions are written in that programming language by following its syntax. Syntax is the set of rules या grammar that governs the formation of the statements in the language. Syntax क्या है? मतलब जिस तरह से हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, इसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ग्रामर होती है। उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग करते हैं, दैट इज उस भाषा को लिखते हैं, उस भाषा में किसी चीज़ को लिखते हैं, सच एज स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन। द मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज consists of zeros and ones, that is bits. Only is the ideal way to write a compute program. Program written using the binary digits are directly understood by the computer hardware, but they are difficult to deal with and comprehend by humans. कुल मिला के कहने का मतलब जो मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर हैं, वो समझते हैं मशीन कोड को, लेकिन मशीन कोड को हम ह्यूमंस नहीं समझते, इसलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में, दैट इज बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे कम मशीन समझती है और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करती है। दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। चूँकि हम समझ नहीं पाते मशीन लैंग्वेज को, यही कारण है कि हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ है, बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड एडवांटेज ऑफ द यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज दैट दे आर पोर्टेबल। जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो एडवांटेज है वो पोर्टेबल होती है, दैट इज वो एक मशीन पर ही
एक मशीन के लिए ही नहीं है, एक मशीन पर एक ही टाइप की मशीन पर रन नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप की मशीन्स पर रन की जा सकती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज दे कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीन्स दैट कंप्यूटर विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। लो लेवल प्रोग्राम्स कैन रन ऑन ओनली वन टाइप ऑफ machine या computer have to be written in order to run an another type of system. A wide variety of high-level languages such as the Fortran, C, C++, C Sharp, Java, Python, etc. exist. A program written in a high-level language is called source code. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम अपनी एल्गोरिथम को लिखते हैं, दैट इज कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम अपने एल्गोरिथम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखेंगे, राइट करेंगे, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, वी नीड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर जो सोर्स कोड जो हमने लिखा है इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसे लिखा है कि एल्गोरिथम को हमने कन्वर्ट कर दिया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज हमने सोर्स कोड क्रिएट कर लिया। फिर सोर्स कोड को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हम नहीं करेंगे, बल्कि कुछ प्रोग्राम होते हैं जो पहले से बने हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो उसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मशीन लैंग्वेज को वो मशीन जो कोड है उससे फिर मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करती है, दैट इज़ वो काम करती है, वो टास्क करती है जो कि हम कराना चाहते हैं। वी नीड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर दैट मशीन। वी हैव लर्नड अबाउट द कंपाइलर इंटरप्रेटर इन चैप्टर फर्स्ट, मतलब हम पढ़ चुके हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर चैप्टर फर्स्ट, हालांकि हमने नहीं पढ़ा, इसमें लिखा हुआ There are the multiple programming languages available and choosing the one suitable for our requirement. अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है, रिक्वायर्स टू कंसिडर मैनी फैक्टर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें सेलेक्ट करना है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर द प्रोग्राम विल रन, उस प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है कि जहाँ पर प्रोग्राम को रन किया जाना है। वी नीड टू डिसाइड वेयर द एप्लीकेशन वुड बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। दैट इज जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो डेस्कटॉप के लिए बनाने जा रहे हैं, मोबाइल के लिए बनाने जा रहे हैं, या वो वेब एप्लीकेशन वेब्स के लिए बनाने जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन जनरली डेवलप फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर सर्टेन हार्डवेयर वेयर एज द वेब एप्लीकेशन आर एक्सेस्ड इन डिफरेंट डिवाइसेस यूजिंग वेब ब्राउजर्स एंड मे यूज रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर क्लाउड। मतलब जो हमारे डेस्कटॉप मोबाइल सॉफ्टवेयर्स हैं वो जनरली डेवलप किए जाते हैं पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एक निश्चित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे ठीक है, कुल मिला के देर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये अवेलेबल। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप प्रोग्राम हैं, कुछ मोबाइल प्रोग्राम हैं, कुछ वेब प्रोग्राम हैं। तो जो डेस्कटॉप प्रोग्राम है, मोबाइल प्रोग्राम है, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। जनरली डेवलप फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर सर्टेन हार्डवेयर, वेयर जो वेब एप्लीकेशन है वो हम मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। कुछ वेब सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम मोबाइल पर भी ऑप्शन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी ओपन कर सकते हैं, हम जो है किसी भी टाइप की डिवाइस पे ओपन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस यूजिंग वेब ब्राउजर मे यूज़ रिसोर्स अवेलेबल ओवर क्लाउड। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं न केवल वर्क करें कंप्यूटर पर, न केवल वो कंप्यूटर पर वर्क करें, मोबाइल पर वर्क करें, वेब ब्राउजर पर वर्क करें, बल्कि वो वर्क करें बट इट मे ऑल्सो भी रिटन, लिखे जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए। एम्बेडेड सिस्टम मतलब जैसे स्मार्ट वॉच है, डिजिटल वॉच है, MP3 प्लेयर है, वॉशिंग मशीन है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, व्हीकल्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनके लिए भी लिखे जाते हैं। तो उनके लिए अलग टाइप की लैंग्वेज हैं। तो किस प्लेटफॉर्म के लिए लिखे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अनुसार उन्हें लिखा जाता है। इन सच केसेस वी हैव टू लुक फॉर अदर स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग टूल्स, समटाइम्स राइट प्रोग्रामिंग असेंबली, कभी कभी असेंबली लैंग्वेज में भी लिखते हैं। अब एक टॉपिक बचा है डिकम्पोजिशन, इसे देखते हैं। देखो डिकम्पोजिशन में क्या है, समटाइम्स ए प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या करें, डिकम्पोजिशन का मतलब कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रखी है, कोई भी हमें कठिन काम दे रखा है, उस कठिन काम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उस कठिन काम को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, लेकिन वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए इंडिपेंडेंट हों। फिर उसे हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करके उस सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमने उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। वही वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखो सम टाइप प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लेक्स दैट इट्स सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली derivable. In such case we need to decompose it into simpler parts. Let us look at the railway reservation system we talked about earlier. जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें
द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिजाइनिंग गुड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज सीन एज डिजाइनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना तो इस सिस्टम में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट के अनुसार हम उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर लेते हैं। ठीक है, द बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिशन इज टू डिकम्पोज या ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एज शोन इन फिगर 4.12। These sub-problems are relatively easier होती हैं to solve than the original problem. Finally, the sub-problems are combined in a logical way to obtain the solution for the bigger. मतलब फिर हम क्या करते हैं, जो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला उसे उसी ऑर्डर में हम उसे मर्ज कर देते हैं जिस ऑर्डर में हमने सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड किया है सब प्रॉब्लम। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या, ट्रेन इन्फॉर्मेशन कि ट्रेन किस डे आएगी, उसकी टाइमिंग क्या है, किस दिन चलती है, उसकी टाइमिंग कहाँ किन किन स्टेशन से गुजरेगी, क्लासेस क्या है, बर्थ क्या है। रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन होगी, बुकिंग ओपन या क्लोज, अवेलेबल। रिजर्वेशन संबंध इन्फॉर्मेशन, बुकिंग ओपन है या क्लोज, अवेलेबल है या वेटिंग लिस्ट है, कैंसिलेशन है, रिफंड है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है इसका रिजर्वेशन सिस्टम का कि इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टाफ, सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जो मॉड्यूल जो होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं इसमें अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। वो अलग अलग मॉड्यूल क्या है, ऐसे किसी सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज सब प्रॉब्लम होती है। एज ए मॉड्यूल क्या है, एज ए सब प्रॉब्लम है, उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बस वही मॉड्यूल है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टाफ, सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलिंग सर्विस से संबंधित एक अलग काम हो गया रेलवे रिजर्वेशन का। रेलवे रिजर्वेशन में फूड सर्विस भी दी जाती है, वो भी उसमें आ गया, क्योंकि फूड चार्जेस वगैरह भी तो लगते हैं। तो रेलवे रिजर्वेशन में फूड से संबंधित क्या क्या सर्विस चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अदर डिटेल्स अबाउट द रेलवेज, तो वही चीज़ बता रहे हैं। ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू द सब प्रॉब्लम्स also mean that each sub problem can be examined in the detail. Each sub problem can be solved independently and by different persons, that different team. Having different teams working on different sub problems can also be advantageous because specific sub problems can be assigned to teams who are experts in solving such problems. समझ में आई कि जो पूरा सिस्टम है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम से डिवाइड कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट जो सब प्रॉब्लम्स है उसे एक्सपर्ट टीम को, जो उस संबंधित काम में एक्सपर्ट है, उसी को ही असाइन किया जाता है कि वो उसे सॉल्व करे। ठीक है, देयर आर मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है विच कैन बी सॉल्व यूजिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एग्जाम्पल इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, साइंस, इवेंट्स मैनेजमेंट है। स्कूल में, होटल में कोई इवेंट मैनेजमेंट है, तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या है, इस पर डेकोरेशन का काम होगा, टेंट वगैरह का काम होगा, फूड सर्विसेज से संबंधित काम होगा, वेलकम से संबंधित, डेकोरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेंट का काम, ये अलग अलग होंगे उसमें पूरे। फूड सर्विसेज क्या रखोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें टीम मैनेजमेंट में आती हैं, अलग अलग काम है। वेदर फॉरकास्टिंग एक अदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसे डिकम्पोज किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा सब प्रॉब्लम में। डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए भी अलग अलग पूरा होगा। वंस द इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट देम, फिर उन्हें टेस्ट किया जाता है फॉर देयर करेक्टनेस के लिए, इंटीग्रेट किया जाता है फिर उन्हें टू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पूरा टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी समरी वगैरह ये है, वही चीज़ है जो हमने पढ़ा है, वही चीज़ है कि एल्गोरिथम डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है डिजाइन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन विच विल लीड to the desired result, it follow correctly, सही है। एल्गोरिथम हैव डेफिनेट बिगनिंग एंड डेफिनेट एंड होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ए गुड एल्गोरिथम विच इज प्रिसाइज, यूनिक एंड फाइनाइट एंड रिसीव द इनपुट एंड प्रोसीजर एंड आउटपुट। In order to write the effective algorithm, we need to identify the input process to be followed and the desired output, बिल्कुल सही है। A flowchart is a type of diagram that represents the algorithm graphically using the boxes of various types in order to connect it by arrows, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है एन एल्गोरिथम वेयर ऑल स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इज सेट टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। एक एल्गोरिथम क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर अदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीक्वेंस में। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द आउटपुट्स ऑफ अ कंडीशन। मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कंडीशन का जो आउटकम है उसके बेस पर पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट है एन एल्गोरिथम में हैव ए सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स
विच आर रिपीटिंग फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम सच एल्गोरिथम इज सेड टू बी इटरेटिव। मतलब एक ऐसी एल्गोरिथम जिसमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं जो रिपीट होते हों, ठीक है, रिपीट होते हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम सच एन एल्गोरिथम, ऐसी एल्गोरिथम को कहते हैं कि साहब वो इटरेटिव है। नेक्स्ट है देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम हो सकते हैं। हाँ, अब इसके 2 पॉइंट और हैं समरी में। एन एल्गोरिथम may have certain set of steps which are repeating for a finite number of times। मतलब कुछ एल्गोरिथम ऐसी हो सकती है इसमें कुछ स्टेप रिपीट होते हैं बार बार, ऐसे एल्गोरिथम को हम कहते हैं इटरेटिव। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोच हो सकती हैं, मल्टीपल उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ एल्गोरिथम शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को हम स्पेस पे कंपेयर करते हैं, स्पेस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि टाइम कितना लग रहा है प्रोसेसिंग में उस पर, और कितना वो एल्गोरिथम मशीन का जो स्टोरेज है कितना एक्सेस कर रहा है। अब देखो गाइस, इसकी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है टोटल 18 है। इनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एक अदर वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।